हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का डार्क डिज़ायर ऑडियो यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। कहानी शुरू करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना देना चाहूँगा। यह कहानी पूर्णतः काल्पनिक है। इसमें प्रस्तुत सभी पात्र, घटनाएं और स्थान लेखक की कल्पना पर आधारित है और इनका किसी भी वास्तविक व्यक्ति, घटना, जाति, संस्कृति या समाज से कोई संबंध नहीं है। इस कहानी का उद्देश्य केवल मनोरंजन करना है। हमारा किसी भी प्रकार का सामाजिक, धार्मिक या सांस्कृतिक संस्थाओं को ठोस पहुंचाने का कोई इरादा नहीं है। यदि किसी श्रोता को इस कहानी का कोई अंश अनुचित या आपत्तिजनक प्रतीत हो तो कृपया इसे केवल एक काल्पनिक एवं मनोरंजनात्मक रचना के रूप में ही ले। यह कहानी पूरी तरह से मेरी स्वयं लिखी हुई है। इसे न तो किसी अन्य लेखक से लिया गया है और न ही किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से कॉपी किया गया है। इस कहानी की सभी कॉपीराइट डार्क डिज़ायर ऑडियो चैनल के अंतर्गत सुरक्षित है। दुबई ऑपरेशन के बाद जैसे आरव और उसके परिवार की जिंदगी में एक नई सुबह आ गई थी। महीनों तक जो डर, तनाव और अनिश्चितता उनके साथ चिपकी रही थी, वो धीरे धीरे कम होने लगी थी। घर में फिर से हंसी सुनाई देने लगी थी। अनाया अब पहले की तरह खुलकर मुस्कुराने लगी थी। बच्चा स्कूल से लौटकर अपने दोस्तों की बातें करता और अर्जुन फिर से अपनी पढ़ाई और करियर के सपनों में डूबने लगा था। बाहर से देखने पर लगता था कि अब सब कुछ सामान्य हो गया है, लेकिन आरव जानता था कि जिंदगी में कोई भी लड़ाई कभी पूरी तरह खत्म नहीं होती। कुछ जख्म ऐसे होते हैं जो भले ही भर जाए, लेकिन उनका निशान हमेशा रह जाता है। दुबई की घटना ने भले ही एक बड़े नेटवर्क को तोड़ दिया था, लेकिन उसने कई नए सवाल भी छोड़ दिए थे। कई लोग अभी भी जांच के दायरे में थे, कई नाम अभी सामने आने बाकी थे और कई दुश्मन अभी पर्दे के पीछे छुपे हुए थे। अब आरव का ज्यादातर समय कोर्ट, एजेंसियों और लीगल टीम के साथ बीतने लगा था। केस की सुनवाई शुरू हो चुकी थी। हर हफ्ते नई तारीख, नए दस्तावेज और नए खुलासे सामने आते। मीडिया भी अब इस केस को रोजाना कवर कर रही थी। कहीं उसकी तारीफ होती तो कहीं उस पर सवाल भी उठते, लेकिन अब आरव को इन सब की आदत हो चुकी थी। उसने सीख लिया था कि शोर से ज्यादा जरूरी सच होता है। अर्जुन दुबई से लौटकर कुछ समय के लिए बहुत चुप हो गया था। वो पहले जैसा बेफिक्र नहीं रहा। कई बार रात को देर तक जागता रहता, कभी कभी अचानक चौंक कर उठ बैठता। अनाया ये सब देखती थी और समझ जाती थी कि अंदर ही अंदर वो उस पूरे अनुभव से उबरने की कोशिश कर रहा है। इतने कम उम्र में इतना बड़ा खतरा देखना किसी को भी हिला सकता था। आरव ने एक दिन अर्जुन के साथ लंबी बातचीत की। उसने समझाया कि डर लगना कमजोरी नहीं होता, बल्कि ये दिखाता है कि इंसान जिंदा है और अपनी जिंदगी की कीमत समझता है। उसने उसे ये भी बताया कि जो लोग मुश्किलों से गुजरते हैं, वही आगे चलकर सबसे मजबूत बनते हैं। धीरे धीरे अर्जुन फिर से खुद पर भरोसा करने लगा। इधर अनाया का प्लेटफॉर्म अब काफी बड़ा हो चुका था। हजारों महिलाएं उससे जुड़ चुकी थी। उसकी कहानियां कई न्यूज पोर्टल पर छपने लगी थी। उसे सेमिनार और कॉन्फ्रेंस में बुलाया जाने लगा था। वो अब सिर्फ आरव की पत्नी नहीं, बल्कि अपनी एक पहचान बना चुकी थी। ये बदलाव आरव को अंदर से बहुत खुशी देता था। एक सुबह जब सब लोग नाश्ते की टेबल पर बैठे थे, आरव को एक आधिकारिक पत्र मिला। ये सरकार की तरफ से था। उसमें उसे एक नए मीडिया सुधार आयोग का प्रमुख सलाहकार बनने का प्रस्ताव दिया गया था। ये पद बहुत प्रतिष्ठित था, लेकिन साथ ही बहुत संवेदनशील भी। इसका मतलब था कि उसे सीधे सिस्टम के अंदर जाकर बदलाव लाने की जिम्मेदारी दी जा रही थी। आरव ने वो पत्र पढ़कर टेबल पर रख दिया और कुछ देर चुप बैठा रहा। अनाया और अर्जुन उसकी तरफ देख रहे थे। उन्हें समझ आ गया था कि ये फैसला आसान नहीं होगा। ये पद उसे और ज्यादा ताकत देगा, लेकिन साथ ही और ज्यादा दुश्मन भी। उस दिन आरव ऑफिस नहीं गया। वो पूरे दिन घर पर ही रहा। कभी बालकनी में बैठा रहा, कभी पुरानी फाइलें देखता रहा, कभी बच्चों के साथ खेलता रहा। वो सोच रहा था
कि क्या वो फिर से खुद को एक नई लड़ाई में झोंकने के लिए तैयार है। क्या उसका परिवार एक और तूफान झेल पाएगा। शाम को उसने अनाया के साथ लंबी सैर की। दोनों पार्क में धीरे धीरे चलते रहे। आरव ने अपने मन की सारी बातें उसके सामने रख दी। उसने बताया कि वो थक चुका है, लेकिन वो ये भी जानता है कि अगर सही लोग पीछे हट जाए तो गलत लोग आगे बढ़ जाते हैं। अनाया ने बहुत शांति से उसकी बात सुनी और कहा कि वो जो भी फैसला करेगा वो उसके साथ खड़ी रहेगी। उसने ये भी कहा कि जिंदगी का मतलब सिर्फ सुरक्षित रहना नहीं, बल्कि सही रहना भी होता है। उसके शब्दों ने आरव के मन को छू लिया। इसी बीच एक और खबर सामने आई। दुबई केस से जुड़े कुछ आरोपी जमानत पर बाहर आ गए थे। उनमें से कुछ के पुराने संपर्क भारत में सक्रिय होने लगे थे। ये खबर आरव तक भी पहुंची। उसे एहसास हो गया कि खतरा पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है, बस उसने अभी नया रूप लिया है। अब ये साफ था कि कहानी का अगला अध्याय शुरू हो चुका है। एक ऐसा अध्याय जिसमें आरव को सिर्फ बाहर के दुश्मनों से नहीं, बल्कि सिस्टम की अंदरूनी कमजोरियों से भी लड़ना होगा। और ये लड़ाई शायद अब तक की सबसे कठिन होने वाली थी, क्योंकि अब दुश्मन सामने नहीं था। वो नियमों, कानूनों और कागजों के पीछे छुपा हुआ था, और उसे पहचानना सबसे मुश्किल काम था। सरकारी मीडिया सुधार आयोग का पत्र अब भी आरव की मेज पर रखा हुआ था। वो उसे कई बार पढ़ चुका था, लेकिन हर बार पढ़ने के बाद भी उसके मन में वही उलझन बनी रहती थी। बाहर से देखने पर यह एक सम्मानजनक अवसर था, लेकिन अंदर से ये एक नई लड़ाई का न्योता था। इस पद को स्वीकार करने का मतलब था कि उसे फिर से राजनीति, बड़े कारोबारियों और ताकतवर लोगों के निशाने पर आना पड़ेगा। और उसे अच्छी तरह पता था कि ऐसी लड़ाइयों में चोट सिर्फ खुद को नहीं, बल्कि पूरे परिवार को लगती है। आरव अब पहले जैसा जल्दबाज नहीं था। उसने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ देखा था। धोखा, बदनामी, डर, जीत, हार, सब कुछ। अब वो हर फैसले को बहुत सोच समझ कर लेना चाहता था। कई रातों तक वह उस पत्र को देखते हुए बैठा रहा। कभी लगता कि इसे स्वीकार करना ही सही होगा, क्योंकि अगर वो पीछे हट गया तो शायद सिस्टम फिर से कमजोर लोगों के हाथ में चला जाएगा। कभी लगता कि अब उसे अपने परिवार के लिए शांत जिंदगी चुननी चाहिए। इधर अनाया भी उसकी इस उलझन को महसूस कर रही थी। वो जानती थी कि आरव बाहर से भले ही शांत दिखे, लेकिन अंदर बहुत कुछ चल रहा होता है। उसने उसे कभी दबाव नहीं दिया, ना हाँ कहने के लिए, ना कहने के लिए। वो चाहती थी कि आरव खुद अपने दिल की सुने। अर्जुन भी इस फैसले को लेकर गंभीर था। उसने अपनी पढ़ाई के साथ साथ अब करंट अफेयर्स और पॉलिसी से जुड़े विषयों में भी रुचि लेनी शुरू कर दी थी। दुबई के बाद उसका नजरिया बदल गया था। अब वो सिर्फ अच्छा करियर नहीं, बल्कि समाज में कुछ बदलने का सपना देखने लगा था। वो चाहता था कि उसका भाई इस मौके का इस्तेमाल सही दिशा में बदलाव लाने के लिए करे। एक दिन आरव को एक पुराने दोस्त का फोन आया, जो अब सिस्टम के अंदर एक महत्वपूर्ण पद पर था। उसने बहुत सावधानी से बताया कि ये पद सिर्फ सम्मान नहीं है, बल्कि एक तरह का टेस्ट भी है। कई लोग देखना चाहते हैं कि आरव सच में कितना मजबूत है और कितना झुक सकता है। अगर वो इस कुर्सी पर बैठकर भी ईमानदार रहा तो वो कई लोगों की नींद उड़ा देगा। ये बात आरव के दिल में गहरे उतर गई। उसी शाम वो अपने पुराने ऑफिस के स्टोर रूम में गया, जहां उसकी पहली कंपनी के कुछ पुराने रिकॉर्ड रखे हुए थे। उसने वहां बैठकर पुरानी फाइलें देखी, पुराने फोटो देखे और अपने संघर्ष के शुरुआती दिन याद किए। उसे याद आया कि कैसे उसने सब कुछ शून्य से शुरू किया था, कैसे उसने अपने उसूलों से कभी समझौता नहीं किया था। वो समझ गया कि ये प्रस्ताव उसकी जिंदगी की उसी पुरानी परीक्षा का नया रूप है। घर लौटकर उसने अनाया और अर्जुन को अपने कमरे में बुलाया। उसने बहुत शांति से अपनी सारी उलझन उनके सामने रख दी। उसने बताया कि उसे डर लग रहा है
कि कहीं ये पद उसे फिर से उसी अंधेरे में न खींच ले जिससे वो अभी अभी निकला है। लेकिन उसे ये भी डर लग रहा है कि अगर वो पीछे हट गया तो शायद वो खुद से नजर नहीं मिला पाएगा। अनाया ने उसकी बात सुनकर बहुत सादगी से कहा कि उसने हमेशा वही किया है जो उसे सही लगा है और यही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। उसने कहा कि अगर वो ये पद सिर्फ ताकत के लिए लेता तो गलत होता, लेकिन अगर वह इसे सच और न्याय के लिए लेना चाहता है तो ये बिल्कुल सही होगा। अर्जुन ने भी कहा कि उसने दुबई में देखा है कि कैसे एक इंसान की ईमानदारी पूरे सिस्टम को हिला सकती है। अगर आरव जैसे लोग पीछे हट जाएं, तो फिर आगे कौन आएगा। उन दोनों की बातें आरव के दिल को छू गई। उस रात वो बहुत देर तक जागता रहा। उसने अपने अंदर झांक कर देखा। उसे एहसास हुआ कि वो चाहे कितना भी थक जाए, वो गलत को देखकर चुप नहीं रह सकता। ये उसकी फितरत नहीं है। अगली सुबह उसने वो पत्र फिर से उठाया, ध्यान से पढ़ा, फिर उस पर अपनी सहमति लिख दी। उसने फैसला कर लिया था वो इस नई जिम्मेदारी को स्वीकार करेगा, लेकिन अपने तरीके से, बिना झुके, बिना समझौता किए। इस फैसले के साथ ही उसकी जिंदगी में एक नया दौर शुरू हो गया। कुछ ही दिनों में मीडिया में खबर फैल गई कि आरव मल्होत्रा को मीडिया सुधार आयोग का प्रमुख सलाहकार बनाया गया है। कुछ लोग खुश थे, कुछ लोग परेशान। कुछ ने तारीफ की, कुछ ने आलोचना की। सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई। आरव ये सब देखकर शांत रहा। वो जानता था कि असली लड़ाई अब शुरू होगी। इधर दुबई केस से जुड़े कुछ लोग अब भी बाहर थे। वे चुप नहीं बैठे थे। उन्होंने नए रास्ते ढूंढने शुरू कर दिए थे। कुछ नए चेहरे, कुछ नए नेटवर्क, कुछ नई चालें बन रही थी। मतलब साफ था, तूफान अभी पूरी तरह गया नहीं था, बस थोड़ी देर के लिए रुका था और अब फिर से उठने की तैयारी कर रहा था। आरव के मीडिया सुधार आयोग का प्रमुख सलाहकार बनने की खबर जैसे ही सार्वजनिक हुई, पूरे देश में हलचल मच गई। कुछ लोगों ने इसे एक ईमानदार आदमी की जीत माना, तो कुछ ने इसे राजनीति और कॉरपोरेट गठजोड़ का नया खेल कहा। टीवी डिबेट्स में उसका नाम बार बार लिया जाने लगा। अखबारों में उसके पुराने संघर्षों से लेकर दुबई केस तक की कहानियां फिर से छपने लगी। सोशल मीडिया पर उसके समर्थक भी थे और आलोचक भी। आरव ये सब देखकर न तो ज्यादा खुश हुआ और न ही परेशान। उसने खुद से वादा किया था कि वो शोर पर नहीं, काम पर ध्यान देगा। उसके लिए ये पद शोहरत पाने का जरिया नहीं, बल्कि बदलाव लाने का मौका था। नए ऑफिस में उसका पहला दिन बेहद साधारण था। कोई लाल कालीन नहीं, कोई बड़ा स्वागत नहीं, बस एक साफ सुथरा कमरा, एक छोटी सी टीम और ढेर सारी फाइलें। यही देखकर आरव को अच्छा लगा। उसे पता था कि असली काम यहीं से शुरू होगा। उसने सबसे पहले पिछले कई सालों की मीडिया शिकायतों, घोटालों और रिपोर्ट्स का अध्ययन शुरू किया। घंटों बैठकर वो पुराने केस पढ़ता, पैटर्न समझता और नोट्स बनाता। धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि मीडिया में गलत खबरें, पेड न्यूज और दबाव का खेल कितना गहरा हो चुका है। कई छोटे पत्रकार डर के कारण सच नहीं लिख पाते थे, तो कई बड़े चैनल पैसे और ताकत के आगे झुक जाते थे। ये सब देखकर आरव के अंदर गुस्सा भी आया और जिम्मेदारी का एहसास भी। इधर अनाया उसके इस नए सफर में उसकी सबसे बड़ी ताकत बनी हुई थी। वो रोज सुबह उसे हिम्मत देती, उसे याद दिलाती कि वो क्यों इस रास्ते पर चला है। वो खुद भी अब कई सामाजिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेने लगी थी, जहां वो महिलाओं और युवाओं को आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित करती थी। अर्जुन भी अब धीरे धीरे बदल रहा था। दुबई के अनुभव और आरव की नई भूमिका ने उसे और ज्यादा परिपक्व बना दिया था। वो अब सिर्फ पढ़ाई तक सीमित नहीं था, बल्कि समाज, राजनीति और मीडिया पर भी सोचने लगा था। कई बार वो आरव के साथ बैठकर केस स्टडीज पर चर्चा करता और अपने विचार साझा करता। ऑफिस में आरव को जल्दी ही समझ में आ गया कि सब लोग उसके आने से खुश नहीं हैं। कुछ वरिष्ठ अधिकारी उसे शक की नजर से देखते थे,
उन्हें लगता था कि ये आदमी बहुत ज्यादा ईमानदार है और उनकी आरामदायक जिंदगी में परेशानी खड़ी कर सकता है। कुछ लोग मुस्कुराते हुए बात करते थे, लेकिन उनकी आंखों में जलन साफ दिखती थी। आरव इन सबको नजरअंदाज करता रहा। वो जानता था कि बदलाव हमेशा विरोध लेकर आता है। कुछ ही हफ्तों में उसने एक शुरुआती रिपोर्ट तैयार की, जिसमें मीडिया में फैले भ्रष्टाचार, राजनीतिक दबाव और कॉरपोरेट प्रभाव का खुलासा किया गया था। ये रिपोर्ट बहुत सख्त थी। इसमें कई बड़े चैनलों और अखबारों की कार्यशैली पर सवाल उठाए गए थे। जब ये रिपोर्ट ऊपर तक पहुंची तो कई लोगों की नींद उड़ गई। कुछ मंत्रियों ने इसे बहुत आक्रामक बताया। कुछ कॉरपोरेट हाउस ने दबाव बनाना शुरू किया। कुछ पुराने दुश्मन फिर से सक्रिय हो गए। आरव को फोन आने लगे, कभी विनम्र सलाह के रूप में, कभी छुपी धमकी के रूप में। उसे समझाया जाने लगा कि थोड़ा नरम रुख अपनाए, वरना मुश्किलें बढ़ सकती हैं। लेकिन आरव अब पीछे हटने वाला नहीं था। उसने रिपोर्ट में कोई बदलाव नहीं किया। उसने साफ कह दिया कि सच को नरम नहीं किया जा सकता। इधर दुबई नेटवर्क से जुड़े कुछ लोग अब भी बाहर थे। वे देख रहे थे कि आरव फिर से ताकत हासिल कर रहा है। उन्हें डर था कि ये आदमी उनके बचे खुचे रास्ते भी बंद कर देगा। इसलिए उन्होंने नई चालें चलनी शुरू कर दी। कुछ पुराने केस दोबारा उछाले गए, कुछ झूठी खबरें फैलाई गई, कुछ सोशल मीडिया अकाउंट से आरव के खिलाफ माहौल बनाया जाने लगा। धीरे धीरे एक नई साजिश आकार लेने लगी। घर में अनाया ये सब देखकर परेशान होती थी, लेकिन वो आरव को कमजोर नहीं होने देती थी। वो जानती थी कि ये दौर भी गुजर जाएगा, जैसे पहले के तूफान गुजर गए थे। एक दिन आरव को एक गुप्त रिपोर्ट मिली। उसमें लिखा था कि कुछ बड़े मीडिया हाउस और पुराने अपराधी नेटवर्क फिर से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। उनका मकसद था नए नियमों को रोकना और अपने फायदे के रास्ते खुले रखना। ये पढ़कर आरव समझ गया कि लड़ाई अब सिर्फ नियम बनाने की नहीं है, ये लड़ाई सिस्टम को साफ करने की है। और ये रास्ता बहुत लंबा और कठिन होने वाला है। लेकिन अब वो अकेला नहीं था। उसके साथ उसका परिवार था, उसके साथ कुछ ईमानदार लोग थे, और सबसे बड़ी बात, उसके साथ उसका खुद का भरोसा था, जो उसे हर मुश्किल में आगे बढ़ाता रहा। आरव की शुरुआती रिपोर्ट के बाद जैसे पूरे सिस्टम में हलचल मच गई थी। जिन लोगों को अब तक ये लगता था कि मीडिया सुधार आयोग सिर्फ एक औपचारिक संस्था है, उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि अब यहां सच में बदलाव की कोशिश हो रही है। लेकिन जहां बदलाव होता है वहां टकराव भी होता है, और ये टकराव अब खुलकर सामने आने लगा था। रिपोर्ट जारी होने के कुछ ही दिनों बाद आरव को मंत्रालय से बुलावा आया। उसे बताया गया कि कुछ वरिष्ठ अधिकारियों और प्रतिनिधियों के साथ एक अहम बैठक रखी गई है। बाहर से ये एक सामान्य समीक्षा बैठक लग रही थी, लेकिन आरव समझ गया था कि ये असल में उसकी नीतियों की परीक्षा है। बैठक वाले दिन वो बहुत शांत मन से वहां पहुंचा। उसके हाथ में फाइलें थी, दिमाग में तथ्य थे और दिल में आत्मविश्वास। कमरे में पहले से ही कई जाने पहचाने चेहरे बैठे थे, कुछ मंत्री, कुछ बड़े मीडिया हाउस के प्रतिनिधि और कुछ अधिकारी। सभी औपचारिक मुस्कान के साथ उसका स्वागत कर रहे थे, लेकिन अंदर ही अंदर सब कुछ अलग चल रहा था। बैठक शुरू होते ही आरव से उसकी रिपोर्ट पर सवाल पूछे जाने लगे। कुछ सवाल तकनीकी थे, कुछ राजनीतिक और कुछ सीधे सीधे आरोप जैसे थे। ये कहा गया कि उसकी रिपोर्ट से देश की छवि खराब हो सकती है, निवेशकों का भरोसा डगमगा सकता है और मीडिया की आजादी पर खतरा आ सकता है। आरव ने बहुत संयम के साथ हर सवाल का जवाब दिया। उसने आंकड़े दिखाए, केस स्टडीज बताई और उदाहरणों के जरिए समझाया कि सच छुपाने से छवि नहीं सुधरती, बल्कि और बिगड़ती है। उसने कहा कि अगर मीडिया ईमानदार होगा तो देश अपने आप मजबूत होगा। उसकी बातों में कोई गुस्सा नहीं था, कोई कटुता नहीं थी, बस ठोस तर्क और साफ नीयत थी। कुछ लोग उसकी बातों से प्रभावित भी हुए, लेकिन कुछ लोग और ज्यादा चिढ़ गए। बैठक के बाद कई प्रतिनिधियों ने
उससे अलग अलग बात करने की कोशिश की। कोई नरमी से समझा रहा था कि थोड़ा संतुलन जरूरी है, कोई ये बता रहा था कि सिस्टम को धीरे धीरे बदलना चाहिए, और कोई साफ इशारा कर रहा था कि ज्यादा सख्ती उसे मुश्किल में डाल सकती है। आरव सबकी बातें सुनता रहा, लेकिन अपने फैसले पर कायम रहा। इधर मीडिया में भी ये बैठक चर्चा का विषय बन गई। कुछ चैनलों ने इसे सुधार की शुरुआत बताया, तो कुछ ने इसे सत्ता से टकराव बताया। सोशल मीडिया पर फिर से बहस छिड़ गई। अर्जुन ये सब ध्यान से देख रहा था। उसे एहसास हो गया था कि उसका भाई अब सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं रहा, बल्कि एक सार्वजनिक व्यक्ति बन चुका है, जिसके हर कदम पर नजर रखी जाती है। घर में भी इसका असर दिखने लगा। कभी कभी अनजान नंबरों से कॉल आने लगे। कुछ लोग तारीफ करते, कुछ सवाल पूछते और कुछ बिना बोले ही फोन काट देते। अनाया ने अब और ज्यादा सतर्कता बरतनी शुरू कर दी थी। एक शाम आरव जब देर से घर लौटा तो बहुत थका हुआ लग रहा था। उसके चेहरे पर तनाव साफ था, लेकिन आंखों में हार नहीं थी। उसने अनाया और अर्जुन के साथ बैठकर दिन भर की बातें साझा की। उसने बताया कि सिस्टम के अंदर कितना विरोध है और कितनी चालें चल रही है। अनाया ने उसे याद दिलाया कि हर सही लड़ाई में यही होता है। शुरुआत में लोग हंसते हैं, फिर विरोध करते हैं और आखिर में मान जाते हैं। बस धैर्य रखना जरूरी होता है। अर्जुन ने भी कहा कि दुबई में उसने देखा था कि सच कितना मजबूत होता है, बस उसे समय चाहिए। उन दोनों की बातें आरव के लिए संबल बन गई। इसी बीच एक और खबर आई। दुबई केस से जुड़े एक अहम गवाह ने बयान बदल दिया था। कहा जा रहा था कि उस पर दबाव डाला गया है। यह साफ संकेत था कि नेटवर्क अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है, वो अभी भी सिस्टम के अंदर कहीं न कहीं मौजूद है। आरव समझ गया कि ये उसकी अगली परीक्षा है। अगर वो इस दबाव में झुक गया तो उसकी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। अगर वो डटा रहा तो रास्ता और मुश्किल होगा। उस रात वो देर तक बैठकर सोचता रहा। उसे याद आया कि कैसे उसने कभी गरीबी, धोखे और अकेलेपन से लड़कर खुद को खड़ा किया था। ये लड़ाई भी उसी सफर का हिस्सा थी। सुबह उसने खुद से वादा किया कि वो चाहे जितनी टक्कर आए, वो सच का साथ नहीं छोड़ेगा, क्योंकि ये अब सिर्फ उसका करियर नहीं था, ये उसकी पहचान थी, उसकी सोच थी, उसकी विरासत थी, और वो इसे किसी भी कीमत पर कमजोर नहीं होने देगा। अब लड़ाई शुरू हो चुकी थी, पहली टक्कर हो चुकी थी, और आगे और भी बड़े तूफान आने वाले थे। पहली बड़ी बैठक और उसके बाद उठे तूफान के बाद आरव की जिंदगी अब पहले जैसी नहीं रही थी। पहले जहां वो अपने काम और परिवार के बीच संतुलन बना लेता था, अब हर दिन एक नई चुनौती लेकर आता था। सुबह उठते ही मोबाइल पर दर्जनों मैसेज, ईमेल और कॉल्स होते। कोई समर्थन देता, कोई चेतावनी देता और कोई सीधी सीधी धमकी देने से भी नहीं चूकता। आरव ये सब देखकर घबराता नहीं था, लेकिन अंदर ही अंदर वो समझ रहा था कि ये सब एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। दबाव बनाओ, इंसान को थकाओ, उसे अकेला महसूस कराओ और फिर उससे समझौता करवाओ। ये तरीका उसने पहले भी कई बार देखा था, बस इस बार निशाना वो खुद था। ऑफिस में भी माहौल बदल चुका था। कुछ अधिकारी अब उससे खुलकर बात नहीं करते थे। फाइलें जानबूझकर देर से भेजी जाती, मीटिंग्स की जानकारी आखिरी समय पर दी जाती। कभी कभी उसे ऐसा लगता कि सिस्टम खुद ही उसके खिलाफ काम कर रहा है। फिर भी वो हर दिन समय पर ऑफिस पहुंचता, फाइलें पढ़ता, रिपोर्ट तैयार करता और अपनी टीम के साथ काम करता। उसने अपनी टीम को भी समझा दिया था कि डरने की जरूरत नहीं है। अगर वे ईमानदारी से काम करेंगे तो देर सवेर सच की जीत होगी। इधर मीडिया में भी उसके खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश तेज हो गई थी। कुछ चैनलों पर यह दिखाया जाने लगा कि आरव बहुत ज्यादा सख्त है, कि वो मीडिया की आजादी को खत्म करना चाहता है, कि वो सरकार का मोहरा बन गया है। इन खबरों का सच से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन बार बार दिखाए जाने से लोगों के मन में शक पैदा होने लगा। अर्जुन
ये सब देखकर परेशान हो जाता था। उसे गुस्सा आता था कि जिसने हमेशा सच का साथ दिया उसी पर उंगली उठाई जा रही है। कई बार उसका मन होता कि वो सोशल मीडिया पर खुलकर जवाब दे, लेकिन आरव ने उसे समझाया कि इस लड़ाई में शांति सबसे बड़ा हथियार है। अनाया भी अब पहले से ज्यादा मजबूत हो गई थी। उसने खुद को नकारात्मक खबरों से दूर रखना सीख लिया था। वो आरव को हर शाम याद दिलाती कि वो क्यों इस रास्ते पर चला है। वो उसे भावनात्मक सहारा देती ताकि वो टूट न जाए। एक दिन आरव को मंत्रालय से एक गोपनीय नोट मिला। उसमें लिखा था कि अगर वो अपनी अगली रिपोर्ट में कुछ बड़े मीडिया हाउस के नाम हटा दे तो बाकी सुधारों को आसानी से मंजूरी मिल सकती है। ये एक तरह का समझौते का प्रस्ताव था। आरव ने वो नोट कई बार पढ़ा। ये वही पल था जहां से इंसान का असली चरित्र सामने आता है। अगर वो मान जाता तो काम आसान हो जाता, अगर वो मना करता तो मुश्किलें कई गुना बढ़ जाती। उस रात वो बहुत देर तक बालकनी में बैठा रहा। शहर की रोशनियां नीचे चमक रही थी। लोग अपनी जिंदगी में व्यस्त थे। किसी को पता नहीं था कि ऊपर एक आदमी अपने जमीर और सुविधा के बीच लड़ाई लड़ रहा है। उसने अपने पुराने दिनों को याद किया। जब उसके पास कुछ नहीं था तब भी उसने कभी गलत रास्ता नहीं चुना था। अब जब उसके पास सब कुछ था तो वो क्यों झुके? अगली सुबह उसने उस नोट का जवाब भेज दिया। साफ शब्दों में, बिना किसी घुमाव के उसने लिखा कि वह किसी भी हालत में सच से समझौता नहीं करेगा। ये जवाब भेजते ही उसे पता चल गया कि अब मुश्किलें और बढ़ेंगी। और वही हुआ। कुछ ही दिनों में उसके खिलाफ एक पुराना केस फिर से खोला गया। कुछ टैक्स नोटिस आ गए, कुछ पुराने बिजनेस डील्स की जांच शुरू हो गई। ये सब कानूनी था, लेकिन समय और तरीका बता रहा था कि ये दबाव बनाने का हिस्सा है। आरव ने घबराने की बजाय अपने लीगल टीम को एक्टिव कर दिया। उसने हर दस्तावेज तैयार रखा। उसे पता था कि उसने कभी गलत काम नहीं किया है, इसलिए उसे डरने की जरूरत नहीं है। इधर दुबई नेटवर्क के बचे हुए लोग भी इस मौके का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे थे। वे पर्दे के पीछे से इन जांचों को हवा दे रहे थे ताकि आरव कमजोर पड़े। समीर ने ये जानकारी आरव को दी। अब साफ हो चुका था कि ये सिर्फ सिस्टम की लड़ाई नहीं है, ये पुराने दुश्मनों की वापसी भी है। घर में माहौल फिर से गंभीर हो गया था, लेकिन इस बार सब लोग ज्यादा मजबूत थे। उन्होंने डर की जगह भरोसे को चुना था। एक शाम जब सब लोग साथ बैठे थे, आरव ने कहा कि शायद आने वाला वक्त और भी कठिन होगा, लेकिन वो पीछे नहीं हटेगा। उसने कहा कि अगर वो आज झुक गया तो कल उसके बच्चे उससे सवाल करेंगे कि उसने सच का साथ क्यों नहीं दिया। उसकी बातों में गहराई थी। अर्जुन ने महसूस किया कि उसका भाई सिर्फ नेता नहीं बल्कि एक मिसाल बन रहा है। अब लड़ाई खुलकर सामने आ चुकी थी। दबाव की राजनीति शुरू हो चुकी थी और आरव ने तय कर लिया था कि वो इसमें हार नहीं मानेगा। आरव के खिलाफ शुरू हुई जांच और बढ़ते दबाव ने धीरे धीरे कई लोगों के असली चेहरे सामने लाने शुरू कर दिए थे। जो लोग पहले उसकी पीठ थपथपाते थे, अब वही दूरी बनाने लगे थे। कुछ पुराने परिचित अचानक व्यस्त हो गए थे। कुछ दोस्त कॉल उठाने से बचने लगे थे। कुछ रिश्ते जो कभी मजबूत लगते थे अब कमजोर पड़ने लगे थे। आरव ये सब देख रहा था, समझ रहा था, लेकिन शिकायत नहीं कर रहा था। उसे पता था कि मुश्किल वक्त ही इंसान को यह सिखाता है कि कौन सच में उसका अपना है। ऑफिस में भी स्थिति आसान नहीं रही थी। कई फाइलें जानबूझकर रोकी जा रही थी। कुछ प्रस्ताव बिना वजह अटकाए जा रहे थे। कुछ मीटिंग्स में उसे नजरअंदाज किया जाने लगा था। वो समझ गया था कि सिस्टम के अंदर ही कुछ लोग उसकी राह में रोड़े अटका रहे हैं। वे चाहते थे कि वो थक जाए, परेशान हो जाए और खुद ही पीछे हट जाए। लेकिन आरव अब पहले जैसा नहीं रहा था। उसने इन सब बातों को अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया। वो और ज्यादा मेहनत करने लगा। रात रात भर बैठकर रिपोर्ट्स तैयार करता, आंकड़े जुटाता और अपनी टीम को मोटिवेट करता। उसे लगता था
कि अगर वो कमजोर पड़ा तो न सिर्फ वो हारेगा, बल्कि उन सब लोगों की उम्मीदें भी टूट जाएंगी जो उस पर भरोसा करते हैं। इधर अनाया भी अब पूरी तरह समझ चुकी थी कि ये लड़ाई लंबी चलने वाली है। उसने अपने मन को मजबूत कर लिया था। वो आरव के सामने कभी अपनी चिंता जाहिर नहीं करती थी। वो जानती थी कि अगर वो कमजोर पड़ी तो आरव और ज्यादा टूट जाएगा। इसलिए वो हर दिन मुस्कुराकर उसे विदा करती और हर रात उसे हिम्मत देकर सुलाती। अर्जुन के लिए ये दौर बहुत सीख देने वाला था। उसने देखा कि कैसे ताकत और पैसे वाले लोग हालात बदलते ही रंग बदल लेते हैं। उसने समझा कि असली इज्जत तालियों से नहीं बल्कि उसूलों से मिलती है। अब वो अपने भाई को सिर्फ परिवार का सदस्य नहीं बल्कि अपना आदर्श मानने लगा था। एक दिन आरव को एक पुरानी जान पहचान वाले व्यक्ति से मिलने बुलाया गया। वो व्यक्ति पहले उसके बहुत करीब था और कई प्रोजेक्ट्स में उसका साथी रह चुका था। आरव को उम्मीद थी कि शायद वह उसे कोई मदद देगा या कम से कम सच्ची सलाह देगा, लेकिन मुलाकात के दौरान उसे एहसास हुआ कि सामने वाला आदमी अब वही नहीं रहा। उसने बहुत घुमाकर बात की, पहले उसकी तारीफ की, फिर सिस्टम की मजबूरियों का हवाला दिया और आखिर में उसे ये समझाने की कोशिश की कि अगर वो थोड़ा नरम पड़ जाए तो सब कुछ फिर से आसान हो सकता है। ये सुनकर आरव को अंदर से चोट पहुंची। उसे लगा जैसे किसी ने उसकी उम्मीदों को कुचल दिया हो। उसे एहसास हुआ कि जिन लोगों पर वो कभी भरोसा करता था वे अब सुविधा के हिसाब से दोस्ती निभा रहे हैं। वो बिना ज्यादा कुछ कहे वहां से लौट आया। उस शाम वो बहुत चुप था। अनाया ने उसकी आंखों में उदासी देखी, लेकिन उसने सवाल नहीं किया। उसने बस उसके पास बैठकर उसका हाथ पकड़ लिया। उस खामोश सहारे में आरव को बहुत ताकत मिली। इसी बीच समीर एक और खबर लेकर आया। उसने बताया कि दुबई नेटवर्क से जुड़े कुछ लोग अब खुले तौर पर कुछ मीडिया हाउस को फंड कर रहे हैं ताकि आरव के खिलाफ माहौल और तेज किया जा सके। कुछ चैनलों को भारी विज्ञापन दिए जा रहे थे, बदले में उनसे नकारात्मक कवरेज की उम्मीद की जा रही थी। ये सुनकर आरव को गुस्सा आया, लेकिन वो जानता था कि गुस्सा यहां काम नहीं आएगा। उसे अब और समझदारी से चलना था। उसने अपनी टीम से कहा कि वे और ज्यादा ठोस सबूत इकट्ठा करें। उसे सिर्फ आरोप नहीं लगाने थे, बल्कि हर बात को साबित करना था। इधर जनता के बीच भी भ्रम फैलने लगा था। कुछ लोग सोचने लगे थे कि शायद आरव भी बाकी नेताओं और अधिकारियों जैसा ही है। कुछ लोग उसके पक्ष में थे, लेकिन उनकी आवाज दबने लगी थी। ये वही दौर था जब सच्चाई सबसे ज्यादा कमजोर लगती है, लेकिन यही दौर उसे मजबूत भी बनाता है। एक शाम आरव ने अपने पुराने गुरु से मुलाकात की। वो एक रिटायर्ड जज थे जिन्होंने हमेशा उसे सही रास्ता दिखाया था। उन्होंने बहुत ध्यान से उसकी पूरी स्थिति सुनी और फिर कहा कि जब इंसान सही रास्ते पर चलता है तो उसे सबसे पहले अकेलापन झेलना पड़ता है, क्योंकि भीड़ हमेशा आसान रास्ते पर चलती है। उनकी बातों ने आरव को नया हौसला दिया। उसे समझ में आ गया कि जो भ्रम टूट रहा है वो जरूरी था। जो नकली रिश्ते गिर रहे हैं वो भी जरूरी है, क्योंकि अब उसके आसपास सिर्फ वही लोग बचेंगे जो सच में उसके साथ है, और यही उसकी असली ताकत होगी। अब लड़ाई और साफ हो चुकी थी। दुश्मन भी सामने आने लगे थे और आरव भी पहले से ज्यादा मजबूत बन चुका था। टूटता हुआ भ्रम असल में एक नई सच्चाई की शुरुआत था। जैसे जैसे आरव के खिलाफ माहौल बनाया जा रहा था, वैसे वैसे उसे ये एहसास होने लगा था कि असली खतरा बाहर से नहीं बल्कि अंदर से आ रहा है। बाहर के दुश्मन तो दिख जाते हैं, उनसे लड़ना आसान होता है, लेकिन अंदर के लोग जो मुस्कुराते हुए पीठ में छुरा घूमते हैं, उनसे बचना सबसे मुश्किल होता है। अब आरव को धीरे धीरे समझ में आने लगा था कि सिस्टम के भीतर कुछ लोग जानबूझकर उसकी राह में बाधाएं खड़ी कर रहे हैं। ऑफिस में कुछ फाइलें अचानक गायब हो जाने लगी। कुछ महत्वपूर्ण ईमेल समय पर नहीं पहुंचते थे। कुछ मीटिंग्स की जानकारी उसे आखिरी वक्त पर दी जाती
ताकि वो पूरी तैयारी न कर सके। ये सब संयोग नहीं था, ये एक सोची समझी चाल थी। आरव ने इन बातों पर शोर मचाने के बजाय चुपचाप अपनी जांच शुरू कर दी। उसने अपनी टीम के कुछ भरोसेमंद लोगों को अलग अलग जिम्मेदारियां दी। कोई रिकॉर्ड चेक कर रहा था, कोई मेल ट्रैक कर रहा था, कोई मीटिंग्स की टाइमलाइन देख रहा था। धीरे धीरे एक पैटर्न सामने आने लगा। हर गड़बड़ी का सिरा एक ही जगह जाकर रुकता था, एक वरिष्ठ अधिकारी के डेस्क पर। यह अधिकारी कई सालों से सिस्टम में था। बाहर से बहुत ईमानदार और सरल दिखता था। उसकी छवि एक आदर्श सरकारी कर्मचारी की थी। वो आरव के सामने भी हमेशा विनम्र रहता था और सहयोग का भरोसा दिलाता था। लेकिन असल में वही व्यक्ति कई चीजों को जानबूझकर बिगाड़ रहा था। ये जानकर आरव को बहुत दुख हुआ, क्योंकि उसने उस आदमी पर भरोसा किया था, उसके साथ कई अहम फैसले लिए थे और अब वही उसके खिलाफ खेल खेल रहा था। आरव ने जल्दबाजी नहीं की। उसने सीधे उस अधिकारी से सवाल नहीं किए। वो पहले पूरे सबूत इकट्ठा करना चाहता था, क्योंकि बिना प्रमाण के आरोप लगाना खुद उसके खिलाफ जा सकता था। इधर अनाया को भी अब महसूस होने लगा था कि आरव के चेहरे पर पहले से ज्यादा चिंता रहती है। वो जानती थी कि कोई नई परेशानी चल रही है। उसने एक दिन बहुत प्यार से उससे पूछा कि क्या बात है। आरव ने सब कुछ विस्तार से बता दिया। अनाया ने उसे समझाया कि इस तरह की लड़ाइयों में सबसे पहले भरोसे की परीक्षा होती है, लेकिन अगर वो खुद पर और सच पर भरोसा रखेगा तो वो सही रास्ता ढूंढ लेगा। अर्जुन भी अब इन बातों में दिलचस्पी लेने लगा था। उसने कुछ डेटा एनालिसिस टूल्स के बारे में पढ़ना शुरू किया ताकि वो आरव की मदद कर सके। वो चाहता था कि इस बार वो सिर्फ दर्शक न बने, बल्कि अपने भाई के साथ खड़ा रहे। एक दिन अर्जुन ने एक छोटी सी बात नोटिस की। उसने देखा कि जब भी कोई फाइल उस संदिग्ध अधिकारी के पास जाती तो उसके बाद उसमें बदलाव हो जाते थे या देरी हो जाती थी। उसने ये बात आरव को बताई। ये जानकारी बहुत अहम थी। अब आरव को एक साफ दिशा मिल गई थी। उसने अपनी टीम को उस अधिकारी के डिजिटल और फिजिकल रिकॉर्ड्स पर नजर रखने को कहा। कुछ ही दिनों में कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। उस अधिकारी के कुछ बैंक ट्रांजैक्शन संदिग्ध थे, कुछ विदेशी अकाउंट से जुड़े हुए थे, कुछ पुराने नेटवर्क से उसके संबंध के सबूत मिले। मतलब साफ था, वो सिर्फ सिस्टम का हिस्सा नहीं था, वो सिस्टम को बेच चुका था। ये खोज आरव के लिए भावनात्मक रूप से भी कठिन थी। उसे याद आया कि कैसे उस अधिकारी ने कभी उसकी मदद की थी, कैसे उसने मुश्किल वक्त में साथ दिया था। शायद वो सब भी एक अभिनय था। आरव ने कई रातें जागकर बिताई। वो सोचता रहा कि आखिर लोग इतना गिर कैसे सकते हैं। क्या पैसे की भूख इंसान को इतना अंधा बना देती है? लेकिन उसने खुद को कमजोर नहीं होने दिया। उसने फैसला किया कि वो इस साजिश को पूरी तरह उजागर करेगा। धीरे धीरे वो सबूतों को एक मजबूत फाइल में इकट्ठा करने लगा। हर ईमेल, हर कॉल लॉग, हर ट्रांजैक्शन, हर गवाह का बयान, सब कुछ। अब मामला बहुत गंभीर हो चुका था, क्योंकि ये सिर्फ एक अधिकारी का भ्रष्टाचार नहीं था, ये पूरे सिस्टम के अंदर फैले जाल का हिस्सा था। और इस जाल के तार अब पुराने दुबई नेटवर्क से भी जुड़ते दिख रहे थे। इसका मतलब था कि दुश्मन ने नया चेहरा पहन लिया है, लेकिन उसकी सोच वही पुरानी है। आरव समझ गया कि अब ये लड़ाई और खतरनाक होने वाली है, क्योंकि अब दुश्मन उसके सामने नहीं था, वो उसके बगल में बैठा था, उसके साथ मीटिंग करता था, उससे हाथ मिलाता था और उसी वक्त पीठ में छुरा घूमता था। अब अगला कदम बहुत सोच समझकर उठाना था। एक गलत फैसला सारी मेहनत पर पानी फेर सकता था, लेकिन आरव ने ठान लिया था कि वो इस अंदर की साजिश को जड़ से उखाड़ फेंकेगा। अंदर की साजिश का सच सामने आने के बाद आरव के लिए चीजें सिर्फ पेशेवर नहीं रहीं, वे निजी भी हो गई। उसे अब सिर्फ भ्रष्टाचार से नहीं, बल्कि
विश्वासघात से भी जूझना था। जिस वरिष्ठ अधिकारी पर उसने भरोसा किया था, वही सिस्टम के भीतर दरार डाल रहा था। ये बात उसे भीतर तक हिला गई थी। उसे महसूस हुआ कि इंसान को गिराने के लिए दुश्मन की जरूरत नहीं होती, कभी कभी अपने ही काफी होते हैं। लेकिन वो भावनाओं में बहने वाला आदमी नहीं था। उसने तय किया कि वह इस मामले को बेहद शांति और रणनीति के साथ आगे बढ़ाएगा। उसने तुरंत कोई कार्रवाई नहीं की। पहले उसने सबूतों को और मजबूत किया, हर दस्तावेज को कानूनी तरीके से सुरक्षित कराया, हर डिजिटल रिकॉर्ड की बैकअप कॉपी अलग अलग सुरक्षित स्थानों पर रखवाई। वो जानता था कि अगर ये मामला लीक हो गया तो आरोपी सबूत मिटाने की कोशिश करेगा। इस बीच ऑफिस का माहौल और भी अजीब हो गया था। वो अधिकारी पहले से ज्यादा विनम्र दिखने लगा था। हर मीटिंग में वो आरव की तारीफ करता, सहयोग का दिखावा करता और अपने आप को बेहद ईमानदार साबित करने की कोशिश करता। लेकिन अब आरव उसकी आंखों के पीछे छुपी बेचैनी को पढ़ सकता था। शायद उसे भी आभास हो गया था कि कहीं न कहीं जाल कस रहा है। घर में भी आरव का व्यवहार थोड़ा बदल गया था। वो पहले से ज्यादा चुप रहने लगा था। कई बार खाना खाते खाते अचानक खो जाता। अनाया ये सब देखती थी और समझती थी कि मामला गंभीर है। एक रात उसने उससे साफ पूछा कि क्या वह किसी पर भरोसा करने की गलती कर बैठा है। आरव ने लंबी सांस ली और सब कुछ बता दिया। अनाया कुछ पल चुप रही। फिर उसने कहा कि भरोसा करना गलती नहीं होती, गलत इंसान चुन लेना दुर्भाग्य होता है। लेकिन अगर इंसान भरोसा करना ही छोड़ दे तो वो खुद भी पत्थर बन जाता है। उसकी बातों ने आरव के दिल को छुआ। उसने महसूस किया कि वो अभी भी भाग्यशाली है कि उसके पास ऐसा परिवार है जो हर हाल में उसके साथ खड़ा है। अर्जुन भी अब इस पूरे मामले को गंभीरता से समझने लगा था। उसने अपने स्तर पर कुछ और डेटा इकट्ठा किया। उसने पाया कि उस अधिकारी के कुछ ट्रांजैक्शन सीधे उन कंपनियों से जुड़े थे जो दुबई नेटवर्क के बचे हुए हिस्सों से संबंध रखती थी। ये कड़ी बहुत अहम थी। इसका मतलब था कि अंदर की साजिश सिर्फ व्यक्तिगत लालच नहीं, बल्कि एक बड़ी रणनीति का हिस्सा है। अब आरव के सामने दो रास्ते थे। वो सीधे आरोपी का सामना कर सकता था या फिर पूरी कानूनी तैयारी के साथ उसे रंगे हाथों पकड़ सकता था। उसने दूसरा रास्ता चुना। उसने चुपचाप एंटी करप्शन विंग को जानकारी दी और उनसे कहा कि वे पूरी गोपनीयता के साथ जांच करें। कुछ दिनों तक सब कुछ सामान्य चलता रहा। आरोपी अधिकारी को शायद ये भ्रम था कि वो अभी सुरक्षित है, लेकिन अंदर ही अंदर जांच एजेंसियां उसके कॉल रिकॉर्ड, बैंक स्टेटमेंट और विदेशी संपर्कों को खंगाल रही थी। एक दिन ऑफिस में अचानक हलचल मच गई। कुछ अधिकारी और जांच एजेंसी के लोग सीधे उस संदिग्ध अधिकारी के केबिन में गए। दरवाजा बंद हुआ। कुछ देर बाद उसे बाहर लाया गया। उसके चेहरे पर पहली बार घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। पूरे ऑफिस में सन्नाटा छा गया। लोग एक दूसरे को देख रहे थे। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि जो आदमी सालों से ईमानदारी की मिसाल बनता था, वही इस तरह बेनकाब हो जाएगा। आरव अपने केबिन में बैठा ये सब सुन रहा था। उसके चेहरे पर न खुशी थी न गुस्सा, बस एक गंभीर शांति थी। उसे संतोष था कि उसने जल्दबाजी नहीं की, भावनाओं में बहकर गलती नहीं की। लेकिन साथ ही उसे दुख भी था, क्योंकि हर जीत में कुछ न कुछ टूटता जरूर है। ये जीत सिस्टम की थी, लेकिन ये हार विश्वास की थी। शाम को घर लौटते समय उसके कदम भारी थे। अनाया ने दरवाजा खोला और उसकी आंखों में सब पढ़ लिया। उसने कुछ नहीं पूछा, बस उसे गले लगा लिया। आरव ने धीमी आवाज में कहा कि एक और साजिश खत्म हो गई, लेकिन लड़ाई अभी बाकी है, क्योंकि जब तक लालच और सत्ता का खेल चलता रहेगा, तब तक सच को बार बार साबित करना पड़ेगा। उधर मीडिया में खबर फैल चुकी थी। लोग अब फिर से आरव की ईमानदारी की चर्चा करने लगे थे। जो लोग उसे शक की नजर से देख रहे थे, वे अब चुप थे। लेकिन आरव जानता था कि यह स्थायी शांति नहीं है।
दुबई नेटवर्क के बचे हुए लोग अब और सतर्क हो जाएंगे। वे और गहरी चाल चलेंगे, शायद और खतरनाक। लेकिन अब आरव भी पहले से ज्यादा मजबूत था। उसने देख लिया था कि अंदर की साजिश भी उजागर हो सकती है। अब वो सिर्फ एक पद पर बैठा अधिकारी नहीं था, वो एक प्रतीक बन चुका था, ईमानदारी का, दृढ़ता का और इस बात का कि सच को दबाया जा सकता है, हराया नहीं जा सकता। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि हर जीत के बाद एक नया मोड़ इंतजार करता है और वो मोड़ बहुत जल्द सामने आने वाला था। अंदर की साजिश का पर्दाफाश होने के बाद कुछ दिनों के लिए ऐसा लगा जैसे माहौल शांत हो गया है। ऑफिस में लोग फिर से सामान्य तरीके से काम करने लगे थे। मीडिया में भी आरव की ईमानदारी की तारीफ होने लगी थी। सोशल मीडिया पर उसके समर्थन में पोस्ट आने लगी थी। आम लोग फिर से उस पर भरोसा जताने लगे थे। बाहर से देखने पर लगता था कि संकट का दौर गुजर चुका है, लेकिन आरव जानता था कि ये शांति अस्थायी है। उसे सिस्टम के अंदर काम करने का अनुभव था। उसे पता था कि जब एक रास्ता बंद होता है तो गलत लोग दूसरा रास्ता ढूंढ लेते हैं। अब दुबई नेटवर्क और अंदरूनी भ्रष्टाचार दोनों पर चोट लग चुकी थी, इसलिए दुश्मन और ज्यादा चालाक और खतरनाक होने वाला था। वो अब हर कदम और ज्यादा सोच समझ कर रखने लगा। उसने अपनी टीम के साथ नियमित बैठकें शुरू कर दी। हर हफ्ते काम की समीक्षा होती, हर छोटी गड़बड़ी पर चर्चा होती और हर नई सूचना को गंभीरता से लिया जाता। उसने साफ कह दिया था कि अब कोई भी बात छोटी नहीं है। इधर अनाया भी पहले से ज्यादा सतर्क हो गई थी। वो घर की सुरक्षा को लेकर गंभीर रहने लगी थी। उसने ड्राइवर, सिक्योरिटी और घरेलू स्टाफ सबको अच्छे से समझा दिया था कि कोई भी अनजान व्यक्ति घर के आसपास नजर आए तो तुरंत सूचना दे। ये सावधानी डर से नहीं, समझदारी से पैदा हुई थी। अर्जुन अब अपने करियर को लेकर भी गंभीर फैसले लेने लगा था। उसने तय किया कि वो आगे चलकर पब्लिक पॉलिसी और डेटा एनालिसिस की पढ़ाई करेगा, ताकि वो भविष्य में आरव जैसे लोगों का साथ दे सके। दुबई और उसके बाद के अनुभवों ने उसे जिम्मेदार बना दिया था। इसी बीच आरव के पास एक नई रिपोर्ट आई। ये रिपोर्ट मीडिया मॉनिटरिंग टीम ने तैयार की थी। इसमें बताया गया था कि कुछ नए डिजिटल प्लेटफॉर्म अचानक बहुत तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं। ये प्लेटफॉर्म बाहर से स्वतंत्र और निष्पक्ष दिखते थे, लेकिन इनके पीछे वही पुराने नेटवर्क के लोग फंडिंग कर रहे थे। इन प्लेटफॉर्म्स का मकसद था नई पीढ़ी को प्रभावित करना, धीरे धीरे झूठ को सच की तरह फैलाना और सिस्टम के खिलाफ अविश्वास पैदा करना। आरव समझ गया कि ये एक नया मोर्चा है। अब लड़ाई सिर्फ टीवी चैनल और अखबार तक सीमित नहीं रही, ये मोबाइल स्क्रीन तक पहुंच चुकी थी। उसने तुरंत इस पर काम शुरू कराया। डेटा एनालिस्ट्स, साइबर एक्सपर्ट्स और मीडिया रिसर्चर्स को जोड़कर एक स्पेशल यूनिट बनाई गई। उनका काम था इन प्लेटफॉर्म्स की फंडिंग, कंटेंट और नेटवर्क का गहराई से अध्ययन करना। धीरे धीरे चौंकाने वाली बातें सामने आने लगी। कुछ अकाउंट्स एक ही आईपी से चलते थे, कुछ न्यूज एक ही सोर्स से फैलती थी, कुछ वीडियो एक ही एजेंसी बनाती थी। मतलब यह भी एक संगठित सिस्टम था, बस नया चेहरा पहनकर। इधर दुश्मन भी शांत नहीं था। उसने आरव पर सीधा हमला करने के बजाय उसके आसपास के लोगों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। कुछ पुराने साथियों को फंसाने की कोशिश की गई, कुछ पर झूठे आरोप लगाए गए, कुछ को लालच देकर तोड़ने की कोशिश हुई। ये सब देखकर आरव को गुस्सा आया, लेकिन उसने खुद को काबू में रखा। उसे समझ में आ गया था कि ये उसकी मानसिक परीक्षा है। अगर वो भावनाओं में बह गया तो गलती करेगा। एक दिन अर्जुन ने एक ऑनलाइन फोरम पर कुछ संदिग्ध चर्चाएं देखी। वहां आरव के बारे में झूठी कहानियां फैलाई जा रही थी। उसे गुस्सा आया, लेकिन उसने तुरंत स्क्रीनशॉट लेकर आरव को दिखाया। आरव ने उसकी तारीफ की कि उसने गुस्से में आकर कुछ गलत नहीं किया। घर में अब अक्सर इन नए डिजिटल खतरों पर चर्चा होने लगी थी।
अनाया भी अब इन चीजों को समझने लगी थी। वो देख रही थी कि लड़ाई अब कितनी जटिल हो गई है। पहले दुश्मन सामने होता था, अब वो स्क्रीन के पीछे छुपा हुआ है। इसी बीच आरव को एक अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में बुलावा आया, जहां मीडिया की भूमिका और डिजिटल नैतिकता पर चर्चा होनी थी। ये कॉन्फ्रेंस यूरोप में होने वाली थी और दुनिया भर के विशेषज्ञ इसमें हिस्सा लेने वाले थे। ये मौका बहुत अहम था। वहां वो भारत का पक्ष रख सकता था, अपने अनुभव साझा कर सकता था और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ा सकता था। लेकिन साथ ही ये जोखिम भरा भी था, क्योंकि दुश्मन अब वैश्विक स्तर पर भी सक्रिय था। आरव ने इस निमंत्रण को गंभीरता से लिया। उसने तय किया कि वो जाएगा, लेकिन पूरी तैयारी के साथ। उसने अपनी टीम को निर्देश दिए कि वे इस दौरान देश में चल रही हर गतिविधि पर नजर रखें। अब एक नया मोर्चा खुल चुका था, डिजिटल दुनिया का, वैश्विक मंच का और विचारों की लड़ाई का। और इस मोर्चे पर जीत शायद सबसे कठिन होने वाली थी, क्योंकि यहां हथियार नहीं, सोच काम करती है और सोच बदलना सबसे मुश्किल काम होता है। यूरोप में होने वाली अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस के लिए आरव की तैयारी अब तेज हो चुकी थी। ये सिर्फ एक विदेश यात्रा नहीं थी, बल्कि एक ऐसा मंच था जहां वो दुनिया के सामने अपने देश के अनुभव, संघर्ष और सच्चाई रख सकता था। वो जानता था कि वहां उसकी हर बात को ध्यान से सुना जाएगा, हर शब्द का विश्लेषण होगा और हर संकेत को समझने की कोशिश की जाएगी। इसलिए वो कोई भी गलती नहीं करना चाहता था। दिन रात वो अपनी स्पीच पर काम करता रहा। पुराने केस, नए डिजिटल खतरे, मीडिया की जिम्मेदारी, सत्ता का दबाव, सब कुछ उसने अपनी प्रस्तुति में शामिल किया। वो चाहता था कि उसकी बातें सिर्फ भाषण न हो, बल्कि लोगों के दिल और दिमाग तक पहुंचे। इधर उसकी टीम भारत में भी सतर्क थी। उन्हें पता था कि आरव के विदेश जाने का मतलब है कि दुश्मन उसके पीछे से हमला करने की कोशिश करेगा। इसलिए हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही थी। सोशल मीडिया ट्रेंड्स, न्यूज चैनल्स, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, सब कुछ मॉनिटर किया जा रहा था। अनाया ने आरव के लिए सामान पैक करते हुए उसे बार बार याद दिलाया कि वो अपनी सेहत का ध्यान रखे। वो जानती थी कि आरव काम में इतना डूब जाता है कि खुद को भूल जाता है। उसने उसके लिए कुछ घर का बना खाना भी रख दिया, ताकि वो बाहर रहते हुए भी घर की गर्माहट महसूस कर सके। अर्जुन भी इस यात्रा को लेकर उत्साहित था। उसने अपने भाई की स्पीच पढ़ी और उसमें कुछ टेक्निकल सुझाव दिए। उसे गर्व था कि उसका भाई अब वैश्विक मंच पर देश का प्रतिनिधित्व करने जा रहा है। फ्लाइट वाले दिन घर में हल्की सी बेचैनी थी। अनाया ने उसे विदा करते वक्त माथे पर हाथ रखा और मन ही मन दुआ की। अर्जुन ने उसे मजबूती से गले लगाया। आरव ने दोनों को भरोसा दिलाया कि वो जल्दी लौट आएगा। यूरोप पहुंचते ही आरव को एक अलग ही माहौल महसूस हुआ। साफ सुथरी सड़कें, अनुशासित लोग और व्यवस्थित व्यवस्था। लेकिन इस सुंदरता के पीछे भी राजनीति, लॉबी और ताकत का खेल चलता था। ये वो अच्छी तरह जानता था। कॉन्फ्रेंस के पहले दिन ही कई बड़े नामों से उसकी मुलाकात हुई। कुछ लोग उसके काम की तारीफ कर रहे थे, कुछ बहुत ध्यान से उसकी बातें सुन रहे थे और कुछ ऐसे भी थे जिनकी नजरों में एक अजीब सी जांच पड़ताल थी। आरव समझ गया कि हर मुस्कान दोस्ती नहीं होती। इसी दौरान उसे एहसास हुआ कि कोई उस पर नजर रख रहा है। होटल के लॉबी में, कॉन्फ्रेंस हॉल में, यहां तक कि रेस्टोरेंट में भी उसे बार बार वही चेहरा दिख जाता था। एक अधेड़ उम्र का आदमी, हमेशा मोबाइल में व्यस्त, लेकिन आंखें हर वक्त आसपास घूमती हुई। पहले तो आरव ने इसे संयोग समझा, लेकिन जब तीसरे दिन भी वही व्यक्ति उसे अलग अलग जगहों पर दिखा तो उसे शक होने लगा। उसने अपनी टीम को इस बारे में जानकारी दी। भारत में बैठे समीर ने तुरंत उस व्यक्ति की तस्वीर लेकर जांच शुरू कर दी। कुछ ही घंटों में चौंकाने वाली जानकारी सामने आई। वो आदमी एक निजी इंटेलिजेंस फर्म से जुड़ा हुआ था, जो पहले दुबई नेटवर्क से जुड़े लोगों के लिए काम कर चुकी थी। मतलब दुश्मन अब यहां भी पहुंच चुका था।
आरव ने घबराने के बजाय और ज्यादा सतर्कता बरतनी शुरू कर दी। उसने अपनी गतिविधियां सीमित कर दी, अकेले बाहर जाना कम कर दिया, हर मीटिंग की जानकारी टीम को देने लगा। लेकिन वो पीछे हटने वाला नहीं था। कॉन्फ्रेंस के मुख्य दिन वो मंच पर पहुंचा। हॉल खचाखच भरा हुआ था। दुनिया भर से आए प्रतिनिधि सामने बैठे थे। कैमरे चालू थे, मीडिया लाइव था। उसने अपनी बात शांति और आत्मविश्वास के साथ रखी। उसने बताया कि कैसे मीडिया का गलत इस्तेमाल समाज को तोड़ सकता है और कैसे ईमानदारी से उसे मजबूत किया जा सकता है। उसने डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की जिम्मेदारी पर भी जोर दिया और कहा कि आज की लड़ाई हथियारों से नहीं, सूचनाओं से लड़ी जा रही है। उसकी बातें लोगों को छू गई। तालियां बजी। कई लोग खड़े होकर उसकी सराहना करने लगे। लेकिन पीछे बैठा वो आदमी चुपचाप सब नोट करता रहा। कार्यक्रम के बाद कई विदेशी विशेषज्ञ उससे मिलने आए। कुछ ने सहयोग का प्रस्ताव दिया, कुछ ने रिसर्च में मदद की बात की। ये सब देखकर आरव को लगा कि उसकी मेहनत बेकार नहीं जा रही। लेकिन उसी रात उसे एक अजीब ईमेल मिला। उसमें लिखा था कि हर सच्चाई को उजागर करने की कीमत चुकानी पड़ती है। कोई नाम नहीं था, कोई पहचान नहीं थी, सिर्फ चेतावनी। आरव समझ गया कि परछाइयां उसका पीछा कर रही है और ये लड़ाई अब सिर्फ भारत तक सीमित नहीं रही, ये वैश्विक बन चुकी थी। और अब अगला कदम और भी खतरनाक होने वाला था। कॉन्फ्रेंस में मिली तारीफ और समर्थन के बावजूद आरव का मन शांत नहीं था। वो जानता था कि जब दुश्मन खुलकर सामने नहीं आता, तब वो सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। वो रहस्यमय ईमेल और होटल में बार बार दिखने वाला आदमी उसके दिमाग से निकल ही नहीं रहा था। बाहर से सब कुछ सामान्य चल रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर कोई बड़ी चाल चल रही थी। इसका उसे पूरा एहसास था। कॉन्फ्रेंस खत्म होने के बाद भी आरव को यूरोप में कुछ दिन और रुकना था। उसे कुछ विशेषज्ञों के साथ अलग अलग बैठकों में हिस्सा लेना था। ये बैठकें मीडिया सुधार, डिजिटल सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से जुड़ी थी। बाहर से ये सब बहुत सकारात्मक लग रहा था, लेकिन आरव अब हर मुलाकात को सावधानी से देखने लगा था। वो हर चेहरे को पढ़ने की कोशिश करता, कौन सच में मदद करना चाहता है और कौन सिर्फ जानकारी निकालना चाहता है, ये समझने की कोशिश करता। उसे एहसास हो गया था कि कुछ लोग जरूरत से ज्यादा सवाल पूछ रहे हैं। उसके निजी जीवन, परिवार और भारत में चल रहे मामलों को लेकर बहुत दिलचस्पी दिखा रहे थे। इधर भारत में समीर और टीम लगातार उस संदिग्ध व्यक्ति पर नजर रखे हुए थे। उन्होंने पता लगाया कि वो आदमी पिछले कुछ सालों से अलग अलग देशों में घूम रहा था और हर जगह उन लोगों के आसपास पाया गया था जो किसी न किसी घोटाले या जांच में फंसे हुए थे। मतलब वो एक तरह का निगरानी एजेंट था, जिसका काम था लोगों पर नजर रखना और जानकारी इकट्ठा करना। ये जानकारी आरव के लिए बहुत गंभीर थी। अब साफ हो गया था कि ये कोई साधारण डराने की कोशिश नहीं है, ये एक सुनियोजित साजिश है। आरव ने अपने होटल का कमरा बदल लिया। उसने अपने फोन और लैपटॉप की सिक्योरिटी भी दोबारा चेक करवाई। हर कॉल, हर मेल और हर फाइल पर अब खास ध्यान दिया जाने लगा। अनाया से बात करते समय भी वो ज्यादा जानकारी शेयर नहीं करता था। वो नहीं चाहता था कि घर पर कोई बेवजह परेशान हो, लेकिन अनाया उसकी आवाज से ही समझ जाती थी कि कुछ ठीक नहीं चल रहा है। वो हर कॉल के बाद भगवान से दुआ करती कि उसका परिवार सुरक्षित रहे। एक शाम जब आरव एक सेमिनार से लौट रहा था, तो उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे चल रहा है। पहले उसने इसे वहम समझा, लेकिन जब वो व्यक्ति 3 बार रास्ता बदलने पर भी उसके पीछे दिखा, तो उसका शक पक्का हो गया। उसने बिना घबराए भीड़ वाले इलाके की तरफ कदम बढ़ा दिए। कुछ देर बाद वो आदमी गायब हो गया, लेकिन आरव जानता था कि खतरा टला नहीं है, बस टला हुआ है। उस रात उसे एक और ईमेल मिला। इस बार उसमें कुछ पुराने बिजनेस डील्स का जिक्र था, जिनका इस्तेमाल उसके खिलाफ किया जा सकता था। यह साफ संकेत था कि कोई उसकी पूरी जिंदगी खंगाल चुका है
और कमजोर कड़ियां ढूंढने की कोशिश कर रहा है। उसने ये सब समीर को भेज दिया। समीर ने तुरंत साइबर टीम को एक्टिव कर दिया। धीरे धीरे मेल सर्वर और आईपी एड्रेस ट्रेस होने लगे। कुछ सुराग मिले। वे सुराग यूरोप की एक निजी कंसल्टिंग कंपनी तक पहुंचते थे, जिसके क्लाइंट्स में कई संदिग्ध नाम शामिल थे। मतलब साजिश का केंद्र यही कहीं था। इधर कॉन्फ्रेंस के अंतिम दिन आरव को एक निजी डिनर में बुलाया गया। वहां कुछ बड़े बिजनेस लीडर और मीडिया हेड्स मौजूद थे। माहौल बहुत शालीन और दोस्ताना था, लेकिन आरव को उसमें भी बनावट महसूस हो रही थी। कुछ लोग जानबूझकर उसकी तारीफ करते, फिर अचानक ऐसे सवाल पूछते जिनका मकसद जानकारी निकालना होता। वो बहुत सावधानी से जवाब देता रहा, न ज्यादा खुला न ज्यादा बंद, बस संतुलन बनाए रखा। डिनर के दौरान ही उसे पता चला कि वही संदिग्ध आदमी भी वहां मौजूद है, लेकिन अलग कोने में बैठा हुआ। वो सीधे आरव की तरफ नहीं देख रहा था, लेकिन उसकी नजरें बार बार उसी तरफ जाती थी। अब आरव को पूरा यकीन हो गया था कि वो इस साजिश का केंद्र है, और ये साजिश धीरे धीरे उसे मानसिक रूप से तोड़ने की कोशिश कर रही है। डिनर के बाद होटल लौटते वक्त उसे एक अजीब सा मैसेज मिला। उसमें लिखा था कि कुछ लड़ाइयां जीतने के लिए पीछे हटना पड़ता है। ये साफ इशारा था कि उसे दबाव में लाने की कोशिश की जा रही है। आरव उस रात बहुत देर तक खिड़की के पास बैठा रहा। नीचे शहर की रोशनी चमक रही थी। लोग अपनी जिंदगी में मग्न थे। किसी को पता नहीं था कि ऊपर एक आदमी अपने आत्मसम्मान और डर के बीच लड़ाई लड़ रहा है। उसने मन ही मन तय किया कि वो इस खामोश साजिश के आगे झुकेगा नहीं, चाहे जो हो जाए, क्योंकि अगर वो झुक गया तो ये सिर्फ उसकी हार नहीं होगी, ये उन सबकी हार होगी जो आज भी सच पर भरोसा करते हैं, और ये वो कभी होने नहीं देगा। अब अगला कदम और भी निर्णायक होने वाला था। यूरोप में बिताए गए आखिरी दिन आरव के लिए किसी मानसिक परीक्षा से कम नहीं थे। बाहर से सब कुछ बहुत सामान्य दिखता था। कॉन्फ्रेंस खत्म हो चुकी थी। मीडिया में उसकी तारीफ हो रही थी। कई देशों से सहयोग के प्रस्ताव मिल रहे थे, लेकिन इन सब के पीछे एक अदृश्य साया हर वक्त उसके साथ चल रहा था। वो जहां भी जाता उसे लगता कि कोई उसे देख रहा है, कोई उसकी हर हरकत को नोट कर रहा है। अब ये डर नहीं था, ये चेतावनी थी। ये संकेत था कि दुश्मन बहुत करीब है और बहुत चालाक है। आरव ने खुद को कमजोर नहीं पड़ने दिया। उसने अपनी दिनचर्या और ज्यादा अनुशासित कर ली थी। होटल से बाहर निकलने से पहले सुरक्षा टीम को सूचना देता, रास्ते बदलता, भीड़ में अकेले नहीं रहता। वो जानता था कि ये सतर्कता उसकी ढाल है। इधर भारत में अनाया हर रोज बेचैनी से उसकी कॉल का इंतजार करती थी। वो उसकी आवाज सुनकर ही राहत महसूस करती थी। वो समझ जाती थी कि आरव बाहर से जितना शांत लगता है, अंदर उतनी ही बड़ी लड़ाई लड़ रहा है। अर्जुन भी लगातार अपडेट लेता रहता था। वो अपने भाई के लिए चिंतित था, लेकिन उसे गर्व भी था कि आरव अकेले इतनी बड़ी जिम्मेदारी संभाल रहा है। एक शाम आरव को उसी निजी कंसल्टिंग कंपनी के एक प्रतिनिधि ने मिलने के लिए बुलाया, जिसका नाम जांच में सामने आया था। ये मुलाकात एक कैफे में तय हुई थी, बहुत सामान्य माहौल में। बाहर से ये प्रोफेशनल मीटिंग लग रही थी, लेकिन आरव समझ गया था कि इसके पीछे कोई न कोई मकसद जरूर है। वो पूरी तैयारी के साथ वहां पहुंचा। उसने अपनी टीम को लोकेशन और समय बता दिया था। उसका फोन ट्रैकिंग मोड पर था। वो जानता था कि सावधानी ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। कैफे में वही आदमी पहले से मौजूद था। बहुत सलीके से कपड़े पहने, चेहरे पर शालीन मुस्कान और बात करने का बेहद नरम अंदाज। उसने खुद को एक मीडिया कंसल्टेंट बताया और कहा कि वो आरव के काम से बहुत प्रभावित है। बातचीत की शुरुआत बहुत सामान्य रही। मीडिया की स्थिति, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, भविष्य की योजनाएं, सब कुछ। लेकिन धीरे धीरे वो आदमी असली मुद्दे पर आने लगा। उसने बड़े घुमावदार तरीके से ये संकेत दिया कि आरव का रास्ता बहुत कठिन है।
और अगर वो चाहे तो कुछ ताकतवर लोग उसकी राह आसान कर सकते हैं। आरव ने शांति से उसकी बातें सुनी। उसे समझ आ गया था कि ये एक प्रस्ताव है, समझौते का, चुप रहने का, थोड़ा झुकने का, उसके बदले सुरक्षा और सुविधा। उसने बिना गुस्सा किए, बिना आवाज ऊंची किए, बहुत साफ शब्दों में कहा कि उसने जो रास्ता चुना है वो मुश्किल जरूर है, लेकिन वो उसी पर चलेगा। उसे किसी की सुरक्षा नहीं चाहिए अगर उसकी कीमत सच को दबाना हो। उस आदमी के चेहरे पर पहली बार असहजता दिखी। शायद उसे ऐसे जवाब की उम्मीद नहीं थी। बातचीत जल्दी ही खत्म हो गई। दोनों अलग अलग दिशा में चले गए, लेकिन आरव जानता था कि ये मुलाकात बहुत कुछ बदल देगी। ये एक चेतावनी थी और एक चुनौती भी। उस रात उसे फिर एक मेल मिला। इस बार उसमें कोई धमकी नहीं थी, कोई संकेत नहीं था। बस एक लाइन थी कि कुछ लोग सच के लिए लड़ते हैं और कुछ सच के नाम पर अपना सब कुछ खो देते हैं। आरव ने वो मेल पढ़कर बंद कर दिया। उसके मन में अब कोई भ्रम नहीं था। उसे पता था कि आगे का रास्ता और कठिन होगा, लेकिन उसे ये भी पता था कि वो अकेला नहीं है। उसके साथ उसका परिवार है, उसके साथ उसकी टीम है, और सबसे बड़ी बात, उसके साथ उसका ज़मीर है। अगली सुबह वो भारत लौटने की तैयारी करने लगा। फ्लाइट बुक हो चुकी थी, बैग पैक था, लेकिन मन अभी भी भारी था। यूरोप ने उसे बहुत कुछ सिखाया था। ये सिखाया था कि आज की लड़ाई सिर्फ देशों की नहीं, विचारों की है। एयरपोर्ट जाते वक्त उसने शहर को आखिरी बार देखा। चमकदार इमारतें, व्यस्त सड़कें, तेज रफ्तार जिंदगी। यहां भी लोग वही संघर्ष कर रहे थे जो भारत में करते हैं, बस तरीके अलग थे। फ्लाइट में बैठकर उसने आंखें बंद कर ली। उसने खुद से वादा किया कि वो इस साए से डरकर कभी पीछे नहीं हटेगा, क्योंकि अगर सच का साथ छोड़ दिया तो फिर जिंदगी का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। अब वो घर लौट रहा था, नए अनुभवों के साथ, नई समझ के साथ और नई चुनौतियों के लिए तैयार होकर, क्योंकि आगे और भी बड़े इम्तिहान इंतजार कर रहे थे। भारत लौटते समय फ्लाइट की खिड़की से नीचे बादलों को देखते हुए आरव के मन में अजीब सी शांति और बेचैनी दोनों साथ साथ थी। यूरोप की कॉन्फ्रेंस खत्म हो चुकी थी। भाषण सफल रहा था, अंतर्राष्ट्रीय समर्थन मिला था, लेकिन भीतर कहीं उसे साफ महसूस हो रहा था कि असली लड़ाई अभी शुरू हुई है। वो जानता था कि जिस तरह दुश्मन ने उसे वहां तक फॉलो किया, प्रस्ताव दिया और फिर चेतावनी भेजी, वो बस शुरुआत थी। ये कोई साधारण विरोध नहीं था। ये एक व्यवस्थित, संगठित और धैर्य से खेला जा रहा खेल था। दिल्ली एयरपोर्ट पर जब वो उतरा तो मीडिया पहले से मौजूद थी। कैमरे, माइक, सवाल सब उसकी तरफ बढ़ाए। किसी ने पूछा कि विदेश में क्या सहयोग मिला, किसी ने पूछा कि क्या वो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर सख्ती बढ़ाएगा, और किसी ने सीधा सवाल दाग दिया कि क्या उसे धमकियां मिल रही है। आरव ने बहुत संतुलित जवाब दिए। उसने मुस्कुराते हुए कहा कि लोकतंत्र में सवाल जरूरी है और सुधार की प्रक्रिया में असहमति भी। उसने न तो खतरे की बात खुलकर स्वीकार की और नहीं उसे झूठा बताया। वो जानता था कि हर शब्द का वजन होता है। घर पहुंचते ही अनाया ने दरवाजा खोला। उसके चेहरे पर राहत साफ दिख रही थी। उसने कुछ नहीं पूछा, बस आरव को गले लगा लिया। अर्जुन भी पास खड़ा था। उसकी आंखों में गर्व और चिंता दोनों थे। घर की हवा में एक अपनापन था जो किसी भी अंतर्राष्ट्रीय मंच से बड़ा था। आरव ने महसूस किया कि यही उसकी असली ताकत है। लेकिन वापसी के साथ ही वार भी शुरू हो चुका था। अगली सुबह एक बड़ा डिजिटल प्लेटफॉर्म अचानक एक स्टोरी लेकर आया। उसमें आरव पर आरोप लगाए गए थे कि उसने यूरोप में कुछ विदेशी एजेंसियों से गुप्त समझौते किए हैं। स्टोरी में आधे अधूरे दस्तावेज दिखाए गए थे, कुछ संदर्भ तोड़े मरोड़े गए थे और एक ऐसा नैरेटिव गढ़ा गया था जिससे लगे कि वो देशहित से ज्यादा अपनी छवि को मजबूत करने में लगा है। ये साफ था कि ये खबर सुनियोजित थी। आरव ने खबर पढ़ी, फिर शांत होकर
लैपटॉप बंद कर दिया। अनाया ने उसके चेहरे की तरफ देखा। उसने पूछा नहीं, लेकिन उसकी आंखें सवाल कर रही थी। आरव ने कहा कि ये उम्मीद थी, जब कोई सीधे नहीं गिरा सकता तो छवि पर हमला करता है। ऑफिस पहुंचते ही उसने अपनी टीम को बुलाया। उन्होंने खबर की बारीकी से जांच की। जल्दी ही साफ हो गया कि जो दस्तावेज दिखाए गए हैं वे असली जरूर हैं, लेकिन संदर्भ बदल दिए गए हैं। जिन बैठकों को गुप्त समझौता कहा गया वे दरअसल आधिकारिक सहयोग वार्ताएं थी, जिनकी जानकारी पहले से सार्वजनिक रिकॉर्ड में थी। ये एक क्लासिक दुष्प्रचार था। समीर ने बताया कि उस डिजिटल प्लेटफॉर्म की फंडिंग में वही संदिग्ध विदेशी कंसल्टिंग कंपनी शामिल है जिससे यूरोप में मुलाकात हुई थी। कड़ियां फिर जुड़ रही थी। ये सीधा वार था, पर कानूनी भाषा और आधे सच के आवरण में। आरव ने तुरंत कोई आक्रामक प्रतिक्रिया नहीं दी। उसने पहले पूरी टाइमलाइन बनवाई। कब कब कौन सी बैठक हुई, किस एजेंसी से क्या बातचीत हुई, कौन सा दस्तावेज सार्वजनिक है और कौन सा गोपनीय। फिर उसने तय किया कि जवाब भावनात्मक नहीं, तथ्यात्मक होगा। उसने एक विस्तृत स्पष्टीकरण जारी किया, जिसमें हर आरोप का बिंदुवार उत्तर दिया गया। साथ ही उसने संबंधित एजेंसियों से आधिकारिक बयान भी जारी करवाए। कुछ ही घंटों में स्थिति पलटने लगी। कई स्वतंत्र पत्रकारों ने प्लेटफॉर्म की स्टोरी में खामियां उजागर की। सोशल मीडिया पर लोग सवाल पूछने लगे कि आधी जानकारी क्यों दिखाई गई, लेकिन वार का असर फिर भी हुआ। कुछ लोग भ्रमित हुए, कुछ ने शक किया, और यही दुश्मन का उद्देश्य था। घर में माहौल फिर से थोड़ा भारी हो गया। अर्जुन ने कहा कि क्या हर बार सच को ही सफाई देनी पड़ेगी? आरव ने मुस्कुराकर कहा कि हाँ, कभी कभी सच को भी मेहनत करनी पड़ती है। फर्क इतना है कि झूठ जल्दी फैलता है, लेकिन टिकता नहीं। उसी शाम उसे एक और संदेश मिला। इस बार कोई धमकी नहीं थी, बल्कि एक ठंडा सा वाक्य था कि खेल अभी शुरू हुआ है। यह साफ संकेत था कि यह सिलसिला थमने वाला नहीं है। दुश्मन अब डिजिटल मोर्चे पर खुलकर उतर चुका था। आरव ने उसी रात एक बड़ा फैसला लिया। उसने तय किया कि वो सिर्फ बचाव में नहीं रहेगा, वो एक व्यापक डिजिटल पारदर्शिता पहल शुरू करेगा, जिसमें सरकारी बैठकों, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और मीडिया संवाद की अधिकतम जानकारी सार्वजनिक की जाएगी। जितनी ज्यादा रोशनी होगी, उतनी कम जगह साये के लिए बचेगी। अगले दिन उसने इस पहल की घोषणा कर दी। कुछ लोगों ने इसे साहसी कदम कहा, कुछ ने इसे राजनीतिक स्टंट। लेकिन जो लोग समझते थे, वे जानते थे कि ये सीधा जवाब है उस खामोश साजिश को जो पर्दे के पीछे से वार कर रही है। अनाया ने शाम को चाय देते हुए कहा कि शायद यही तरीका है। अंधेरे को कोसने से बेहतर है एक दिया जलाना। आरव ने उसकी तरफ देखा और महसूस किया कि वो अकेला नहीं है। हर वार के बाद वो थोड़ा और मजबूत हो रहा है, लेकिन उसे ये भी एहसास था कि ये लड़ाई अब लंबी चलेगी। दुश्मन ने चेहरा बदल लिया है। वो अब खुलेआम नहीं, बल्कि नैरेटिव के जरिए हमला करेगा। छवि पर, भरोसे पर, धारणा पर। और यही असली जंग है। सच और साये की वापसी हो चुकी थी। अब वारों का दौर शुरू हो गया था, और आरव ने तय कर लिया था कि इस बार वो सिर्फ बचाव नहीं करेगा, वो खेल की दिशा ही बदल देगा। डिजिटल पारदर्शिता पहल की घोषणा के बाद पूरे मीडिया जगत में हलचल मच गई थी। कुछ चैनलों ने इसे ऐतिहासिक कदम बताया, तो कुछ ने इसे दिखावा कहा। सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई। कोई इसे साहसिक सुधार मान रहा था, तो कोई इसे सत्ता की चाल। लेकिन आरव के लिए यह फैसला लोकप्रियता पाने के लिए नहीं, बल्कि सिस्टम को साफ करने के लिए था। वो जानता था कि जब कोई आदमी खुद पर रोशनी डाल देता है, तो उसके साथ साथ बहुत से और लोगों के चेहरे भी उजागर होने लगते हैं। पहले ही हफ्ते में इस पहल के तहत कई अहम जानकारियां सार्वजनिक की गई। किन देशों से किस विषय पर बातचीत हुई, किन परियोजनाओं पर चर्चा हुई, किन प्रस्तावों को मंजूरी मिली, सब कुछ चरणबद्ध तरीके से वेबसाइट पर डाला गया।
आम लोगों के लिए ये पहली बार था जब वे इतने खुले तरीके से सरकारी और मीडिया से जुड़ी प्रक्रियाएं देख पा रहे थे। लोगों को ये पारदर्शिता पसंद भी आई और डर भी लगी। पसंद इसलिए कि उन्हें लग रहा था कि अब कुछ तो बदलेगा। डर इसलिए कि अगर सब कुछ खुला हो गया तो कई लोगों के राज सामने आ सकते हैं। इसी डर से विरोध भी शुरू हुआ। कुछ वरिष्ठ अधिकारी परेशान हो गए। उन्हें लगा कि ये कदम उनके पुराने फैसलों पर सवाल खड़े कर देगा। कुछ मीडिया मालिकों को डर लगा कि उनके गुप्त सौदे उजागर हो सकते हैं। कुछ राजनीतिक लोग भी असहज हो गए क्योंकि अब पर्दे के पीछे की बातें सामने आने का खतरा था। धीरे धीरे दबाव फिर से बढ़ने लगा। आरव को सलाह दी जाने लगी कि वो इतनी तेजी से सब कुछ सार्वजनिक न करे। कुछ लोगों ने कहा कि इससे सिस्टम अस्थिर हो सकता है। कुछ ने चेतावनी दी कि इससे उसकी सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। लेकिन आरव पीछे हटने को तैयार नहीं था। उसने अपनी टीम से साफ कहा कि आधी रोशनी से अंधेरा और डरावना लगता है। अगर रोशनी करनी है तो पूरी करनी होगी। इधर अनाया ये सब देखकर अंदर से घबराती थी, लेकिन बाहर से मजबूत बनी रहती थी। उसे पता था कि इस रास्ते की कीमत चुकानी पड़ेगी। कभी मानसिक तनाव, कभी सामाजिक दबाव, कभी सुरक्षा की चिंता। लेकिन उसने ये भी देखा था कि आरव जब सही रास्ते पर चलता है तो वो किसी भी कीमत से डरता नहीं है। अर्जुन भी अब और परिपक्व हो चुका था। उसने कॉलेज में मीडिया एथिक्स और पॉलिसी पर रिसर्च प्रोजेक्ट शुरू कर दिया था। वो चाहता था कि उसकी पढ़ाई भी इस बदलाव का हिस्सा बने। उसे गर्व था कि उसका परिवार किसी आसान रास्ते पर नहीं बल्कि सही रास्ते पर चल रहा है। इसी बीच एक और हमला हुआ। एक बड़े डिजिटल चैनल ने एक लंबी रिपोर्ट छापी जिसमें कहा गया कि पारदर्शिता पहल से कुछ संवेदनशील राष्ट्रीय जानकारी लीक हो सकती है। रिपोर्ट में जानबूझकर डर का माहौल बनाया गया था। कुछ तथ्यों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया गया था और कुछ को तोड़-मरोड़ कर पेश किया गया था। यह खबर तेजी से फैल गई। कुछ लोग घबरा गए, कुछ ने सवाल उठाने शुरू कर दिए। आरव की टीम ने तुरंत जवाब तैयार किया। उन्होंने साफ बताया कि कौन सी जानकारी सार्वजनिक है और कौन सी गोपनीय रहती है। उन्होंने उदाहरण देकर समझाया कि सुरक्षा से जुड़ी किसी भी जानकारी को कभी साझा नहीं किया गया, लेकिन नुकसान हो चुका था, शक पैदा हो चुका था। यही दुश्मन की जीत थी। घर में उस दिन माहौल थोड़ा उदास था। अर्जुन ने कहा कि सच बोलने वालों को हमेशा सफाई क्यों देनी पड़ती है। आरव ने उसे समझाया कि सच एक बीज की तरह होता है, उसे उगने में वक्त लगता है, लेकिन एक बार जम गया तो उसे कोई उखाड़ नहीं सकता। उसी रात आरव को एक और गोपनीय रिपोर्ट मिली। उसमें बताया गया कि कुछ विदेशी फंडिंग एजेंसियां अब खुले तौर पर उन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को पैसा दे रही है जो पारदर्शिता पहल का विरोध कर रहे हैं। मतलब साजिश अब और गहरी हो रही थी। अब ये सिर्फ छवि की लड़ाई नहीं थी, ये विचारधारा की लड़ाई बन चुकी थी। पारदर्शिता बनाम नियंत्रण, सच बनाम प्रोपेगेंडा। आरव ने अगले दिन एक बड़ा कदम उठाया। उसने स्वतंत्र पत्रकारों, शोधकर्ताओं और सिविल सोसाइटी ग्रुप्स को एक खुला मंच देने की घोषणा की, जहां वे बिना डर के अपने सवाल और रिपोर्ट पेश कर सके। ये मंच सरकार के नियंत्रण से बाहर पूरी तरह स्वतंत्र होगा। कुछ लोगों को ये बहुत खतरनाक लगा, कुछ को बहुत जरूरी, लेकिन यही आरव का तरीका था। शक्ति बांटना, न कि जमा करना। अनाया ने जब यह खबर सुनी तो उसके चेहरे पर हल्की चिंता के साथ गर्व भी था। उसने कहा कि शायद यही वजह है कि लोग तुमसे डरते भी हैं और सम्मान भी करते हैं। आरव मुस्कुरा दिया। उसे पता था कि रोशनी की कीमत चुकानी पड़ती है, कभी आलोचना से, कभी अकेलेपन से, कभी खतरे से। लेकिन अगर वो कीमत न चुकाई जाए तो अंधेरा हमेशा जीतता रहेगा, और वो ये कभी नहीं होने देगा। क्योंकि अब ये सिर्फ उसकी लड़ाई नहीं थी, ये उन सब की लड़ाई थी जो सच पर भरोसा करते हैं। स्वतंत्र मंच की घोषणा के बाद जैसे पूरे सिस्टम में हलचल और तेज हो गई थी।
अब ये सिर्फ खबरों या रिपोर्ट्स तक सीमित नहीं रहा था, बल्कि ये एक खुली बहस बन चुका था। टीवी चैनलों पर रोज इसी मुद्दे पर चर्चा होती। सोशल मीडिया पर लोग दो हिस्सों में बंट गए थे। कुछ लोग आरव को ईमानदारी की मिसाल मानते थे, तो कुछ उसे व्यवस्था बिगाड़ने वाला कहने लगे थे। हर तरफ शोर था, हर तरफ राय थी, और इसी शोर के बीच सच को पहचानना और मुश्किल होता जा रहा था। आरव इन सबको देखकर समझ रहा था कि अब ये लड़ाई एक नए दौर में प्रवेश कर चुकी है। पहले दुश्मन छुपकर वार करता था, अब वो खुले मैदान में उतर आया था। पहले आरोप धीरे धीरे फैलते थे, अब वे कुछ ही घंटों में लाखों लोगों तक पहुंच जाते थे। डिजिटल दुनिया ने झूठ और सच दोनों को पंख दे दिए थे। ऑफिस में अब काम का बोझ और बढ़ गया था। रोज नई शिकायतें आती, नई रिपोर्ट्स बनती, नई मीटिंग्स होती। कुछ अधिकारी अब खुलकर विरोध करने लगे थे। वे कहते थे कि ये सब बहुत तेजी से हो रहा है और इससे अव्यवस्था फैल सकती है। कुछ लोग अंदर ही अंदर खुश थे कि आखिर कोई तो है जो जमे हुए पानी को हिला रहा है। आरव हर बात ध्यान से सुनता, लेकिन फैसले सोच समझ कर ही लेता। उसने खुद को भावनाओं से दूर रखना सीख लिया था। उसे पता था कि अगर वो गुस्से में कोई कदम उठा लेगा तो दुश्मन को मौका मिल जाएगा। इधर अनाया भी अब इस माहौल की आदी होती जा रही थी। पहले उसे हर नकारात्मक खबर चुभती थी, हर अफवाह डराती थी, लेकिन अब उसने खुद को मजबूत बना लिया था। वो समझ गई थी कि ये सब उस रास्ते का हिस्सा है जिसे आरव ने चुना है। वो हर दिन खुद को याद दिलाती कि ये संघर्ष किसी निजी स्वार्थ के लिए नहीं, बल्कि समाज के लिए है। अर्जुन भी अब पहले से ज्यादा सक्रिय हो गया था। उसने अपने कॉलेज में एक छोटा सा डिस्कशन ग्रुप शुरू किया था, जहां छात्र मीडिया, राजनीति और डिजिटल नैतिकता पर खुलकर बात करते थे। वो चाहता था कि युवा पीढ़ी सिर्फ खबरें न देखे, बल्कि उन्हें समझे भी। इसी बीच एक और बड़ा झटका आया। एक पुराने केस में अचानक एक नया बयान सामने आया, जिसमें आरव का नाम भी घसीटा गया। कहा गया कि सालों पहले एक डील में उसने नियमों को नजरअंदाज किया था। यह केस पहले ही बंद हो चुका था, लेकिन अब उसे दोबारा उछाला गया था। मीडिया ने इसे हाथों हाथ लिया। पुरानी तस्वीरें निकाली गई, पुराने बयान खोजे गए, नई कहानियां गढ़ी गई। कुछ चैनलों ने तो उसे दोहरा चेहरा तक कह दिया। आरव ने यह सब देखा, पढ़ा और चुप रहा। उसे पता था कि यह हमला अचानक नहीं हुआ है। ये उसी नेटवर्क का हिस्सा है जो उसे कमजोर करना चाहता है। उसने अपनी लीगल टीम को बुलाया और पूरे मामले की फाइलें मंगवाई। उन्होंने कुछ ही घंटों में साबित कर दिया कि वो डील पूरी तरह नियमों के अनुसार थी और सभी मंजूरियां मौजूद थी। ये मामला जानबूझकर तोड़-मरोड़ पेश किया गया था, फिर भी असर हो चुका था। कुछ लोग फिर से भ्रमित हो गए, कुछ समर्थक भी सवाल करने लगे। यही वो पल था जब इंसान सबसे ज्यादा अकेला महसूस करता है। उस रात आरव बहुत देर तक अपने कमरे में बैठा रहा। बाहर बारिश हो रही थी। खिड़की से गिरती बूंदें उसे अपनी ही जिंदगी की तरह लग रही थी, जो लगातार किसी न किसी टकराव से गुजर रही थी। उसने सोचा कि क्या कभी ऐसा दिन आएगा जब उसे बिना डर, बिना आरोप, बिना सफाई के जीने का मौका मिलेगा। अनाया चुपचाप उसके पास आकर बैठ गई। उसने कुछ नहीं कहा, बस उसका हाथ थाम लिया। उस स्पर्श में इतना भरोसा था कि आरव की आंखें भर आई। उसने महसूस किया कि चाहे पूरी दुनिया उसके खिलाफ हो जाए, लेकिन उसका घर उसके साथ है। अगले दिन आरव ने एक बड़ा फैसला लिया। उसने उस पुराने केस से जुड़े सारे दस्तावेज सार्वजनिक करने का आदेश दे दिया। कोई छुपाव नहीं, कोई काट-छांट नहीं, जो है जैसा है सब सामने। ये कदम बहुत साहसी था। कुछ लोगों ने कहा कि वो खुद को मुश्किल में डाल रहा है, कुछ ने कहा कि ये आत्मघाती है, लेकिन आरव जानता था कि आधा सच हमेशा खतरनाक होता है, पूरा सच नहीं। जैसे ही दस्तावेज सामने आए, धीरे धीरे तस्वीर साफ होने लगी।
कई स्वतंत्र पत्रकारों ने रिपोर्ट की गहराई से जांच की और सच सामने लाया। पता चला कि आरोप पूरी तरह बेबुनियाद थे। फिर से हवा बदली, फिर से लोग समझने लगे, लेकिन आरव समझ गया था कि यह सिलसिला खत्म नहीं होगा। ये टकराती लहरों की तरह है, एक जाती है, दूसरी आती है, तीसरी उसके पीछे। लेकिन अगर चट्टान मजबूत हो तो लहरें खुद थक जाती है। उस शाम वो बालकनी में खड़ा होकर डूबते सूरज को देख रहा था। उसे एहसास हुआ कि उसकी जिंदगी अब सिर्फ उसकी नहीं रही, वो एक प्रतीक बन चुका है। लोग उससे उम्मीद करते हैं, लोग उसे गिरते देखना भी चाहते हैं। दोनों जिम्मेदारियां भारी थी, लेकिन उसने मन ही मन तय कर लिया कि वो इन लहरों से डरकर पीछे नहीं हटेगा, क्योंकि अगर वो रुक गया तो बहुत से लोग भी रुक जाएंगे, और वो ये नहीं चाहता था। अब लड़ाई और साफ हो चुकी थी। ये सत्ता की नहीं, ये सच्चाई की लड़ाई थी, और इस लड़ाई में वो आखिरी सांस तक खड़ा रहेगा। पुराने केस के सारे दस्तावेज सार्वजनिक होने के बाद जैसे धीरे धीरे धुंध छंटने लगी थी। जिन लोगों ने जल्दबाजी में आरव पर शक किया था, वे अब चुप हो गए थे। कई पत्रकारों ने खुलकर माना कि रिपोर्टिंग में जल्दबाजी और दबाव के कारण सच को सही तरीके से नहीं दिखाया गया। कुछ चैनलों ने माफी भी मांगी। सोशल मीडिया पर फिर से आरव के समर्थन में आवाजें उठने लगी। लेकिन इस सब के बीच आरव को कोई जीत का एहसास नहीं हुआ, क्योंकि हर बार अपनी बेगुनाही साबित करना भी एक तरह की हार जैसा लगता है। उसने महसूस किया कि सच का रास्ता कितना अकेला होता है। हर मोड़ पर परीक्षा, हर कदम पर शक, हर सफलता के बाद नई चुनौती। ये ऐसा रास्ता था जहां रुकने का विकल्प नहीं था। ऑफिस में अब माहौल थोड़ा संतुलित हो गया था। जो अधिकारी पहले खुलकर विरोध कर रहे थे, वे अब सावधान हो गए थे। कुछ लोग फिर से सहयोग करने लगे थे, लेकिन आरव अब पहले जैसा भरोसा जल्दी नहीं करता था। उसने सीख लिया था कि सिस्टम में दोस्ती भी जिम्मेदारी के साथ निभानी पड़ती है। उसने अपनी टीम को और मजबूत किया। नए रिसर्चर, डेटा एक्सपर्ट और लीगल सलाहकार जोड़े गए। हर फैसले से पहले अब 3 बार जांच होती थी। कोई भी कदम भावनाओं में नहीं उठाया जाता था। अनाया ये सब देखकर खुश भी थी और चिंतित भी। उसे अच्छा लगता था कि आरव मजबूत बन रहा है, लेकिन वो जानती थी कि ये मजबूती बहुत भारी कीमत पर आती है। कभी नींद की कमी, कभी थकान, कभी तनाव। कई बार वो रात को देखती कि आरव सोते सोते भी किसी मीटिंग या रिपोर्ट के बारे में बुदबुदा रहा है। वो उसे ज्यादा से ज्यादा घर के छोटे छोटे पलों से जोड़ने की कोशिश करती। कभी साथ खाना बनाना, कभी पुराने फोटो देखना, कभी बिना वजह हंसना। वो चाहती थी कि इस लड़ाई के बीच आरव इंसान बने रहना न भूले। अर्जुन भी अब पूरी तरह बदल चुका था। वो अब सिर्फ एक छात्र नहीं था, बल्कि एक जागरूक युवा बन चुका था। उसके कॉलेज में लोग उससे सलाह लेने लगे थे। वो मीडिया और राजनीति पर संतुलित सोच रखता था। वो अपने भाई की तरह भावनाओं में नहीं बहता था, बल्कि तथ्य और तर्क से बात करता था। एक दिन उसने आरव से कहा कि शायद असली बदलाव ऊपर से नहीं, नीचे से आता है। अगर युवा सोच बदले तो सिस्टम खुद बदलेगा। ये सुनकर आरव को गर्व हुआ। उसे लगा कि उसकी लड़ाई सिर्फ आज के लिए नहीं, आने वाली पीढ़ी के लिए भी है। इसी बीच स्वतंत्र मंच पर कई चौंकाने वाली रिपोर्ट्स आने लगी। छोटे शहरों से लेकर बड़े महानगरों तक पत्रकारों ने दबाव, धमकी और खरीद फरोख्त की कहानियां सामने रखी। कुछ मामलों में कार्रवाई भी शुरू हो गई। कुछ चैनलों पर जुर्माने लगे, कुछ अधिकारियों पर जांच बैठी। ये सब देखकर दुश्मन और ज्यादा बेचैन हो गया। अब उसकी चालें और आक्रामक होने लगी। कुछ अनजान नंबरों से धमकी भरे मैसेज आने लगे। कुछ वेबसाइट्स पर झूठी कहानियां फिर से उछाली जाने लगी। कुछ पुराने मामलों को फिर से खंगालने की कोशिश हुई, लेकिन इस बार फर्क था। अब आरव अकेला नहीं था। अब उसके साथ एक पूरी जागरूक टीम थी।
स्वतंत्र पत्रकार थे, सामाजिक संगठन थे और आम लोग थे जो अब समझने लगे थे कि सच क्या है। एक शाम आरव छत पर खड़ा होकर आसमान देख रहा था। तारों की रोशनी बहुत हल्की थी, लेकिन अंधेरे में भी चमक रही थी। उसे लगा कि उसकी जिंदगी भी कुछ ऐसी ही हो गई है, अंधेरे से घिरी हुई, लेकिन उम्मीद की रोशनी के साथ। अनाया उसके पास आई और बोली कि शायद जिंदगी में शांति कभी पूरी नहीं मिलती, लेकिन संतोष जरूर मिलता है जब इंसान सही काम करता है। आरव ने उसकी बात पर सिर हिलाया। उसे एहसास हुआ कि अब उसे हर तूफान से लड़ने की ताकत मिल चुकी है। उसने अपने भीतर एक अजीब सा सुकून महसूस किया। उसे अब डर नहीं लगता था, न आलोचना से, न धमकी से, न अकेलेपन से, क्योंकि उसने अपना रास्ता चुन लिया था और उस रास्ते पर वो अडिग था। अब चाहे जो हो जाए, चाहे कितनी भी लहरें आए, वो पीछे नहीं हटेगा, क्योंकि ये सिर्फ उसकी लड़ाई नहीं थी, ये एक सोच की लड़ाई थी, एक बेहतर भविष्य की लड़ाई थी। और इस लड़ाई में वो अंत तक खड़ा रहेगा। यही थी उसकी पहचान, यही था उसका वादा और यही उसकी अडिग राह। तो दोस्तों, यह था आज का एपिसोड। आशा करता हूँ कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। यदि आपको हमारी यह कहानी अच्छी लग रही है और आप आगे के नए एपिसोड सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर ऑल विकल्प पर क्लिक करें, ताकि आपको हमारे नए अपलोड किए गए एपिसोड की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इस वीडियो को लाइक करना न भूलें और इसे अपने परिवार व दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।